एक बार गायत्री मंत्र के साथ में सभी ऋषि सत्ताओं को प्रणाम करते हैं। आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी, ये बस। प्रणाम सभी को। मैं यहाँ पे जॉर्जिया सवाना में रहता हूँ, यूएस में। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी है सवाना कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिजाइन। मैं वहाँ पे सस्टेनेबिलिटी कोर्स जो है वो पढ़ाता हूँ। प्रोग्राम है डिजाइन फॉर सस्टेनेबिलिटी उसमें। तो मैंने अपने पीएचडी किया है सस्टेनेबल बिहेवियर में। तो मेरा इंटरेस्ट है इस फील्ड में, रिसर्च में, सस्टेनेबिलिटी में, कि हम अपनी अप्रोचेस, हम अपने माइंडसेट कैसे चेंज कर सकते हैं, क्या है। तो इसके ऊपर मैंने काफी रिसर्च किया सस्टेनेबल बिहेवियर पे। तो सस्टेनेबिलिटी क्योंकि एक ऐसा फील्ड है जो हम सबके लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि हम सिर्फ एक ही प्लेनेट पे रह रहे हैं और इस प्लेनेट को हमको सस्टेनेबल रखना है। तो ये सबके लिए ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सारी फील्ड, सारे डिसिप्लिन इसको, सारी फील्ड, सारे डिसिप्लिन, टेक्नोलॉजी, साइंस, सब कोई इसको कंसिडर करें और इसमें कुछ जो बातें आती हैं उनका ध्यान रखा जाए। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ इधर से। तो आपको इससे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, दिख जाएगा इधर से। जी, अच्छा। तो आज की जो क्लास है इसका टॉपिक भी हमारा सस्टेनेबिलिटी है, तो ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी। और इसमें हम थोड़ा सस्टेनेबिलिटी का एक इंट्रोडक्शन सा देखेंगे और कुछ जल्दी से कुछ देखेंगे जो हमने पहले भी देखा था, क्विक इन्वायरमेंटल कंसर्न्स जो हैं उनके बारे में जानेंगे। और फिर हम देखेंगे कि इसके लिए हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए यदि हमको इसको एड्रेस करना है तो। और साइंटिफिक अप्रोच भी है, वो है हमारे पास। और इसमें स्पिरिचुअलिटी कहाँ पे आती है, तो स्पिरिचुअलिटी और साइंस का कैसे कनेक्शन बैठता है और ये सस्टेनेबिलिटी से कैसे लिंक है, तो ये हम इसको जानेंगे आज। ठीक है। तो आज हम सबसे पहले पिछली बार सस्टेनेबिलिटी वाली क्लास में हमने सस्टेनेबिलिटी का इंट्रोडक्शन जाना था। तो आज वो और करंट इश्यूज थोड़ा सा है सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, उनको जानेंगे जल्दी से। एक उसका रिकैप देखेंगे क्विक। और फिर हम देखते हैं कि हमारी इसमें क्या अप्रोच हो सकती है। यदि हम इसमें सोल्यूशंस की बात करें तो हम किन चीजों का ध्यान रख सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी के बारे में हम जानते ही हैं। सस्टेनेबिलिटी 1987 में पहले इसकी डेफिनेशन आई थी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये है कि जो इसकी वैसे डेफिनेशन अब तो काफी चेंजेस भी हो गए हैं, काफी कुछ आ गया है इसके अंदर और इवॉल्व भी हो रही है फील्ड। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि जैसे हमारे प्लेनेट पे जो कंडीशंस हैं जो लाइफ के लिए फेवरेबल हैं, वो कंडीशंस ऐसी ही बनी रहे इस प्लेनेट पे, उसको हम सस्टेनेबल कहते हैं। कि जैसे हम जी रहे हैं या जो जिस तरह से हम अपनी नीड्स को पूरा कर रहे हैं, सब कुछ नेचर से आ रहा है, वैसे ही फ्यूचर जनरेशंस भी अपनी सारी नीड्स को पूरा कर पाए। तो ये जो है फंडामेंटल डेफिनेशन आती है सस्टेनेबिलिटी की। इसमें हम तीन बातें बोलते हैं कि भाई इसमें जो है थ्री पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं। एक है एनवायरनमेंट, दूसरा है सोसाइटी और तीसरा है इकोनॉमिक सिस्टम। इन्वायरमेंट हम सब जानते हैं, इन्वायरमेंट तो हमें पता ही है कि इन्वायरमेंट को हमको ऐसा रखना है कि सारी जो कंडीशंस हैं प्लेनेट पे वो फेवरेबल रहे लाइफ के लिए, ताकि लाइफ एग्जिस्ट कर सके। सारे सिस्टम्स, अर्थ सर्विस सिस्टम्स, ओजोन फॉर्मेशन, फ्रेश वाटर, जितने भी हमारे सिस्टम्स, जो नेचुरल सिस्टम्स काम कर रहे हैं वो एफिशिएंटली काम करें। सोशल एस्पेक्ट जो है सस्टेनेबिलिटी में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इन तीनों में से किसी भी एक एस्पेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। सोसाइटी जो है, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा जो सिस्टम है, सोशल सिस्टम, वो उसमें इंटरकल्चरल अंडरस्टैंडिंग हो, पीस हो, हेल्थ हेल्थ इंपॉर्टेंट है, हेल्थ को हम फोकस करें, एजुकेशन को, ह्यूमन राइट्स को, सोशल जस्टिस, कोई तरह का भेदभाव नहीं रहे, कोई ऊंच नीच ना रहे, कोई इस तरह से। और सारे जो
सिस्टम में सबके लिए इक्वल रहे, ठीक है, तो वो सब सोसाइटी में आते हैं, वो सब सोशल एस्पेक्ट में। इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी सस्टेनेबिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक एस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट का मतलब ये है कि धरती पे जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, वो सबको बराबर मिले। इस तरह का हमारा सिस्टम होना चाहिए, कोई गरीबी ना रहे, और जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सबको बराबर आने चाहिए, क्योंकि वो सबके लिए बने। ऐसा नहीं है कि वो कोई ज्यादा अफोर्ड कर सकता है तो वो तो ज्यादा वेस्ट करे, और किसी के पास कम अफोर्ड नहीं कर सकता तो कम आए। रिसोर्सेज सबके लिए बराबर है, तो वो ये जो बात आती है, ये इकोनॉमिक सिस्टम में आती है। तो इसलिए इकोनॉमी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि बराबरी नहीं होगी, यदि सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या इक्वल एक्सेस नहीं होगा, तो कभी भी पीसफुल एनवायरनमेंट हो ही नहीं सकता। तो इसलिए सस्टेनेबिलिटी में इसको भी रखते हैं हम, सोसाइटी और इकोनॉमी को, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। दूसरा, हम चाहते हैं कि पॉवर्टी भी नहीं रहे, सबको एटलीस्ट न्यूट्रिशियस फूड मिले प्लेनेट पे जो भी रह रहे हैं। अभी जो स्टडी है उसके अकॉर्डिंग 1/3 जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, उनको न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलता। उनको न्यूट्रिशियस फूड को एक्सेस नहीं है, उनके पास साफ पानी नहीं है, और खाने की भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कहीं कहीं वेस्टेज भी बहुत है। तो ये भी इकोनॉमिक सिस्टम में आता है कि वेस्टेज को कम करके रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, सोर्स ऑफ इनकम भी हो सबके पास, पॉवर्टी नहीं हो, तो ये सब इसमें आ जाता है। तो ये 3 पिलर्स हैं सस्टेनेबिलिटी के, जो तीनों को साथ में लेके हम चलते हैं, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो हम कहते हैं जिसमें हमारा इकोसिस्टम की वेलबींग और ह्यूमन वेलबींग दोनों को हम कंसिडर कर सकें। दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। हमारी हेल्थ इकोसिस्टम की हेल्थ पे डिपेंड करती है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपना हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं लेकिन इकोसिस्टम का नहीं ध्यान रख रहे। तो थोड़े टाइम तक चल सकता है, लेकिन फ्यूचर जनरेशन के वो नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जैसे कि सारे स्पीशीज करते हैं, जानवर करते हैं, वो ये करते हैं कि वो प्लेनेट को हेल्दी रखते हैं। उनका सारा काम ये रहता है कि कोई वेस्ट ना हो और प्लेनेट हेल्दी रहे। यदि प्लेनेट हेल्दी रहता है, इकोसिस्टम हेल्दी रहता है, तो ऑटोमेटिकली आने वाली सारी फ्यूचर जनरेशन हेल्दी रहती है। तो इसलिए इसको ऐसा देखते हैं। अब हम सस्टेनेबिलिटी में ये कर सकते हैं कि पीछे जाते हैं आज से 50 साल पहले जाते हैं। तो 1970s में एक स्टडी हुई थी एमआईटी में, एमआईटी यूनिवर्सिटी जो यूएस में है, उसमें रिसर्चर्स ने एक स्टडी करी थी उन्होंने जो उस समय 1970s में उन्होंने जो सारा हमारा जो पर कैपिटा प्रोडक्शन है, कैपेसिटी है प्लैनेट की, ये सब को फीड करके कंप्यूटर का एक मॉडल बनाया था कंप्यूटर से, और उसको रन किया था। तो मॉडल, तो कंप्यूटर से जो जनरेट किया था मॉडल, उससे ये आउटपुट मिला था जो आपको स्क्रीन पे दिखता है। ये 1970 की स्टडी है। इस स्टडी के अकॉर्डिंग ये था, इसका रिजल्ट ये था कि जो हमारे नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं, ऊपर से आप पर्पल लाइन जो देख रहे हैं ऊपर से जो नीचे जा रही है, वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज डिक्लाइन होते जाएंगे, क्योंकि हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है और हमारा वैसे भी कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो रिसोर्सेज थोड़े डिक्लाइन होंगे, ठीक है। इसके कारण हमारे अर्थ सर्विस सिस्टम डैमेज हो सकते हैं, और एक पीक टाइम आएगा, उसके बाद वो पीक टाइम आएगा 2030 में। उसके बाद हमारे अर्थ सर्विस सिस्टम्स कोलैप्स हो सकते हैं। ये जितना भी डाउन दिख रहा है आपको डॉटेड लाइन में, ऊपर जा रहा है पीक पे, फिर नीचे जा रहा है। ये दिखाता है कि पर कैपिटा फूड प्रोडक्शन में इश्यू आएगा, सर्विसेज डिलीवर नहीं हो पाएंगी पर कैपिटा, ग्लोबल पोल्यूशन इंक्रीज पे जाएगा, इंडस्ट्रियल आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, इकोनॉमिक सिस्टम भी कोलैप्स पे आता है। तो ये उन्होंने प्रिडिक्शन करी थी 1972 में। ये सस्टेनेबिलिटी में काफी माइलस्टोन मानते हैं स्टडी को। तब इस पे किसी ने विश्वास नहीं किया था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है क्या, तो इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। लेकिन जब उसके बाद लोगों ने इस पे बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि ऐसा नहीं हो सकता, तो लोगों ने इसके 30 साल बाद स्टडी करी कि कहाँ है हम। तो जो ये थिक लाइन जो दिखती है, ये बताती है कि हमने जब 30 साल बाद देखा, तो हमने पाया कि हम एग्जैक्टली इसको फॉलो कर रहे हैं। तो जो उनके प्रिडिक्शन थी वो 100% करेक्ट थी, मैथमेटिकल मॉडल जो इन्होंने बनाया था।
उसके बाद हम जब अब देखते हैं 50 साल बाद, तब लगता है कि हम एग्जैक्टली सेम उसको फॉलो कर रहे हैं हर तरह से। रिसोर्सेज भी उसी स्पीड से डिक्लाइन हो रहे हैं, फूड में या सर्विसेज डिलीवर, इंडस्ट्रियल आउटपुट पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो सारा उसी कर्व को फॉलो करता हुआ जा रहा है। तो ये चिंता की बात है कि यदि सही में ये मॉडल हम फॉलो कर हो रहा है और दिख भी रहा है हमें, तो और सारी अपडेट कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हम इसी को फॉलो करें, तो बहुत चीजें हमको आगे वाली जो कंडीशन है, बहुत चैलेंजेस आने वाले हैं यदि हम इन पे कंट्रोल नहीं रखें। तो इसलिए सस्टेनेबिलिटी फील्ड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी और आने वाले टाइम पे। ठीक है, तो ये उनका प्रिडिक्शन था इतने साल पहले, और ये अभी भी सस्टेनेबिलिटी में हर कोई इसको जानता है, इसको हम फॉलो करते हैं, बोलते हैं कि दिस वाज वेरी एक्यूरेट। ठीक है, तो इससे हमको ये कोलैप्स होने से रोकने हैं सारे सिस्टम, और हमको अपना कंजम्पशन पैटर्न भी ऐसा रखना है कि हमारी नीड्स भी पूरी हों और फ्यूचर जो प्लेनेट है, फ्यूचर जनरेशंस को भी सस्टेन कर पाए। ठीक है, तो इसको भी हम देख सकते हैं एक तरह से ऐसे कि जो हमारा जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है, जो हमारी पर कैपिटा नीड्स हैं, पर पर्सन की जो रिक्वायरमेंट है एवरेज धरती पे, यदि हम उसको देखें तो हमें आज की डेट में हमको 1.7 अर्थ चाहिए हमारी नीड्स को मीट करने के लिए, पर हमारे पास एक ही प्लैनेट है, हमारी नीड्स 1.7 से भी ज्यादा है। तो हमको इसको इसको कम करना है। तो ये हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है, और इसको कम करने के लिए हमें लाइफस्टाइल चेंजेस, सोशो इकोनॉमिक थॉट, बहुत चीजों में चेंज करना पड़ेगा मेजर, और टेक्नोलॉजी भी साथ में करनी पड़ेगी। सब चीजें साथ में चलेंगी तो ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो इसमें ये देख लेते हैं कि जैसे हमारा कंजम्पशन जो इंक्रीज हो रहा है, कंजम्पशन रिसोर्सेज का, वो इंक्रीज होता है वो इंक्रीज होता है हम जो भी चीज खरीदते हैं उससे, या जो हम रिसोर्सेज यूज करते हैं, एनर्जी यूज करी, फ्यूल यूज किया, वुड हमने यूज करी, हमने घर खरीदा, कार खरीदी, जो भी प्रोडक्ट, $1 भी, $1 भी हम खरीदते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है, क्योंकि उस चीज को प्लैनेट से एक्सट्रैक्ट किया, रॉ मटेरियल को, उसको प्रोसेस किया है, ट्रांसपोर्ट किया है, प्रोडक्शन किया है, असेंबली किया है, डिस्ट्रीब्यूशन किया है, उसका यूज हुआ है, और एंड ऑफ लाइफ का भी इम्पैक्ट है। हर स्टेज पे उसका इम्पैक्ट होता है। तो उस कारण से जो कोई भी चीज है, कोई भी मटेरियल है, उसको जो हम यूज करते हैं तो उसका एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है। तो उसके कारण जो है मेजर इश्यूज ये आते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या इश्यूज आते हैं, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे हमारे अर्थ सर्विस सिस्टम से उन पे काफी इफेक्ट पड़ता है। इसको देखते हुए आपने देखे होंगे कि यूनाइटेड नेशन ने अभी रिसेंटली जो वीडियोस निकाले हैं, यूनाइटेड नेशन ने, उन्होंने वीडियोस में यही बात बार बार बोली है कि हमें 6th मास एक्सटिंक्शन को रोकना है। तो उसका मतलब ये है कि जो हमारा बायोडाइवर्सिटी लॉस रेट है वो बहुत स्पीड से इंक्रीज हो रहा है, जो स्पीशीज एक्सटिंक्शन रेट है वो बहुत हाई है, उसको हमको रोकना है। क्योंकि रोकना है, और वो डिपेंड करता है सारे फैक्टर्स पे, क्लाइमेटिक कंडीशंस, ओशन एसिडिफिकेशन, हमारा कंजम्पशन, कार्बन प्रोडक्शन, सब कुछ, जितने भी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं उस पर डिपेंड करता है। तो एक अलार्मिंग सी कह सकते हैं कि सिचुएशन है कि ओशन स्पीशीज भी डिसअपेयर हो रही है, और हमारा बायोडाइवर्सिटी लॉस भी मेजर स्पीड से होता है। इसलिए उसको बोलते हैं कि हमें इसको अलार्मिंग सिचुएशन इसको बोलते हैं अभी। ठीक है, तो जो इम्पैक्ट है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, वो सभी चीजों से आता है। रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, कोई प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं तो उसमें पानी जाता है, डिटर्जेंट जाता है, एनर्जी लगती है, सब चीजें, या उसके लिए कुछ और चीज चाहिए, उसका पैकेजिंग होती है, उसका डिस्पोजल होता है, तब भी उसका भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है, हर चीज का होता है। यदि हमारे पास, यदि चीजें हम बायोडिग्रेडेबल चीजें भी हैं, या हमारा फूड वेस्ट भी है, या बायोडिग्रेडेबल आइटम भी है, लेकिन यदि वो लैंडफिल में जाते हैं तो वो बायोडिग्रेड नहीं होते। लैंडफिल एक एनारोबिक एनवायरनमेंट है जिसमें कोई चीज बायोडिग्रेड नहीं होती, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं होती। जब बायोडिग्रेड नहीं होती तो वो मीथेन गैस प्रोड्यूस करती है, जो कि 25 टाइम्स ज्यादा ग्रीन हाउस गैस, ज्यादा ग्रीन हाउस पोटेंशियल गैस है। तो हम वेस्ट को भी कम करना चाहते हैं, और देखना चाहते हैं कि इसमें हम नेट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कोई चीज का कैसे भी कम हो सकता है, तो वो ये हमको देखना है।
कार्बन प्रोडक्शन हमारा 4.7 टन है पर कैपिटा, यानी कि पर पर्सन जो है हम 4.7 टन कार्बन प्रोड्यूस करते हैं एवरेज साल में। हमको यदि इसको कम करना है तो हमको इसको कम करना है, तो इसको ये देखना है कि इसको हम कैसे कैसे किन किन चीजों में कम कर सकते हैं। ये जो कार्बन जो प्रोड्यूस होता है पर कैपिटा, ये हमको दिखता नहीं है, पर जो भी हम चीज खरीदते हैं यूज करते हैं तो उसको बनाने और उसके जो ट्रांसपोर्टेशन असेंबली सारे के पीछे, रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन के पीछे जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हुआ है वो हमें दिखता नहीं, क्योंकि वो कहीं और हो रहा है, पर वो होता है। ठीक है, तो उसको हमको पूरे को ध्यान में रखते हुए एक्शंस को कंट्रोल करना है। तो ये आता है हमारा कार्बन फूड से, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स, लेजर, सर्विसेज जो हम यूज करते हैं उससे भी आता है। सर्विसेज मान लीजिए हमने होटल सर्विसेज यूज किया या कोई भी, तो वो सब भी इसमें आते हैं, उन सब का भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एसोसिएटेड है ना। तो इसको हमको यदि ग्लोबल क्लाइमेट जो हम बोलते हैं टेम्परेचर राइज जो 1 डिग्री हुआ है, धरती का लगभग 1 डिग्री टेम्परेचर राइज हुआ है अभी तक। 1 डिग्री बहुत ज्यादा होता है। 1 डिग्री ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि 1 डिग्री जो है वो एवरेज टेम्परेचर राइज हुआ है, कहीं कहीं 8 डिग्री भी हुआ है, कहीं कहीं 7 डिग्री भी हुआ है। तो एवरेज जो है पानी का टेम्परेचर मिला के हम बोलते हैं कि 1 डिग्री टेम्परेचर राइज हुआ। तो ये काफी ज्यादा है। इतने से ही, मात्र इतने से टेम्परेचर राइज से स्पीशीज बहुत सेंसिटिव होती हैं, उनमें बहुत फर्क पड़ने लग जाता है। ठीक है, तो हमको यदि 1.5 डिग्रीज पे भी रोकना है इसको, तो हमें 2030 तक कार्बन प्रोडक्शन 2.5 टन लाना पड़ेगा पर कैपिटा। और इसमें हमारे पास अब 5-6 साल ही है, तो उतने में हमको इसको कम करना है। और उसके बाद हमको 2050 तक इसको 0.7 लाना है पर कैपिटा कार्बन, क्योंकि हमको यदि टेम्परेचर राइज 1.5 डिग्री तक भी यदि रोकना है तो। ठीक है, तो ये उसके लिए रिक्वायरमेंट है। तो इन सब बातों से ये क्लियर हो जाता है कि हम जैसी सिचुएशन है वो, उसमें हम डिले नहीं कर सकते। वो अलार्मिंग सिचुएशन है, अब हमें चेंज करने लाने ही पड़ेंगे हर तरह से, हर एंगल से, सोशल एंगल से, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रेगुलेशंस, टेक्नोलॉजी, हर एंगल से उसमें जो भी पॉसिबल चेंजेस हो सकते हैं वो लाने की जरूरत है। अर्थ सर्विस सिस्टम्स पे भी हमारे फर्क पड़ता है, ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था। जैसे रिसर्च, जैसे आप राइट साइड में देख सकते हैं, यहाँ हाईलाइट किया हुआ है, ये करंट स्टेटस बताता है, हमारे प्लेनेट की कंडीशन बताता है, ये प्लेनेट पे कंडीशंस कितनी फेवरेबल हैं, ये उसका इंडिकेशन है। जो प्रपोज्ड बाउंड्री है वो वैल्यूज रिसर्चर्स ने डिफाइन करी है कि हमारी कोई भी चीज में हम यदि प्रोड्यूस कर रहे हैं या डैमेज कर रहे हैं तो उसकी भी एक लिमिट उन्होंने डिफाइन करी कि इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो वो लिमिट जो डिफाइन करी है, हम कई चीजों में उन लिमिट्स को क्रॉस कर चुके हैं। जैसे कि कार्बन कॉन्सेंट्रेशन की अपर लिमिट जो है 350 बोली गई थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले तो 280 थी, आज से 100 साल पहले। लेकिन उसकी जो अपर लिमिट है वो 350 दी गई, लेकिन हम ऑलमोस्ट 419 पे हैं अभी। तो ये थोड़ी ज्यादा है। तो ये सिस्टम हमारा डैमेज हो सकता है इससे। इसी तरह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हमारी काफी ज्यादा है। नाइट्रोजन फॉस्फोरस साइकिल जो है, केमिकल्स यूज होते हैं हमारे माइनिंग के से और एज फर्टिलाइजर्स, तो उससे भी हमारे सिस्टम्स डैमेज होते हैं, उसकी भी वैल्यू हमने थोड़ी ओवरशूट करी है। तो और भी सिस्टम्स में हम क्लोज है, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि इससे हमारा जो हमारे एक्शंस हैं, ये सारा कुछ ह्यूमन एक्शंस के कारण हो रहा है। कोई दूसरी स्पीशीज का इतना रोल नहीं है, सारा मेन ह्यूमंस का ही है। तो हमारे एक्शन से क्या क्या डैमेज होते हैं, तो इसका हम ध्यान रख सकते हैं कि हमको इनको अपने एक्शंस को चेंज करने की जरूरत है तुरंत। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके अप्रोच क्या हो सकती है और इसके सोल्यूशन क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो एक 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 इंटरेस्टिंग इसमें साइंटिफिक वो आता है कॉन्सेप्ट, जिसको हम बोलते हैं ओवरव्यू इफेक्ट। आपने कुछ लोगों ने शायद देखा भी होगा। ये जो पिक्चर है जो आपके स्क्रीन पे दिख रही है, ये एस्ट्रोनॉट्स ने पहली पिक्चर खींची थी प्लेनेट की, अर्थ की, जब वो स्पेस में गए थे। तो इसकी स्टोरी ये है कि जब वो स्पेस में जा रहे थे, तो वो स्पेस में जा रहे थे चांद की परिक्रमा करने, उसके चारों तरफ घूमने, देखने की।
लैंड करने का नहीं था फर्स्ट टाइम, पर देख रहे थे कि वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं, क्या है। तो जब वो स्पेस में थे चांद के पास में, तब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा। तो पीछे मुड़ के देखा तो प्लेनेट ऐसा दिख रहा था, धरती। तब उन्होंने उनको बहुत आश्चर्य हुआ धरती को देख के, क्योंकि और वो बहुत रोए। उन्होंने बोला कि हमने चांद को तो देख रहे थे हम, पर वो तो ठीक है, पर जब धरती को देखा तो हम उसको ही देखते रह गए, चांद वांद सब भूल गए हम। और हमें जो फीलिंग आ रही थी उसको उन्होंने आके डिस्क्राइब किया कि हमको क्या फीलिंग आ रही थी जब हम धरती को देख रहे थे। जब वो धरती को देख रहे थे तो वही देख रहे थे कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम इतने मिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हैं, इतना कुछ है, लेकिन उसमें से एक चीज है जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है और हम उसको बिलोंग करते हैं, हम उस पे रहते हैं, और वो हमारा घर है। ये जो बॉल उनको दिख रही थी, जिसको वो कहते हैं मार्बल जैसी हमको ब्लू कलर की बॉल दिख रही थी, ये हमारा घर है। तो उस समय जो वो सोच रहे थे धरती के बारे में, वो ये नहीं सोच रहे थे कि मैं अमेरिका का हूं, मैं चाइना का हूं, मैं यूरोप का हूं। उनको ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं दिख रही थी। उन्हें दिख रहा था कि ये पूरा प्लेनेट हमारा घर है, और हम कितने भाग्यशाली कि हम इस पे रहते हैं। और हमारी ये ड्यूटी है कि इस पूरे प्लेनेट को अच्छे से संभाल के रखना है। ये फीलिंग उनको स्पेस में जाके आ रही थी। ये फीलिंग उनको दूर रह के आई थी, क्योंकि उनको जो व्यू दिख रहा था उसके कारण उनको ये फीलिंग आ रही थी। ये फीलिंग पास में रह के नहीं आती, क्योंकि जब हम धरती पे रहते हैं तो हम आसपास की चीजों में ही उलझ जाते हैं। हम पूरे प्लेनेट को विजुअलाइज नहीं कर पाते। जितना हम देखते हैं हमारी सोचने समझने की क्षमता भी उतने तक ही रह जाती है। पर जब हम स्पेस में जाते हैं, दूर से देखते हैं, तो पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। तो वो उन्होंने पूरा उसके डिस्क्राइब किया, और इस फिनोमेना को नाम दिया गया ओवरव्यू इफेक्ट। तो उन्होंने आके इस पे बहुत लिखा और डिस्क्राइब किया, और उन्होंने बताया कि हमको जो फीलिंग आई है, ये फीलिंग ये है कि ये पूरा प्लेनेट जो है ये हमारा घर है। ये पूरा प्लेनेट ही हमारी फैमिली है, और ये पूरा प्लेनेट ही हमारा घर है। ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज तो हमने बनाई है, नेचर के लिए तो ये पूरा एक ही है, और हमारे लिए भी पूरा ये एक ही होना चाहिए। तो इस प्लेनेट को संभाल के रखना ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये फीलिंग उनको आई, इसको बोलते हैं ओवरव्यू इफेक्ट। इसको उन्होंने आके डिस्क्राइब किया साइंटिफिक वे में कि ऐसा फीलिंग आती है एस्ट्रोनॉट्स को। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। अब हमारे लिए क्वेश्चन ये है, इससे लर्निंग ये है कि हम ये फीलिंग कैसे ला सकते हैं। यूनिटी, वननेस, यूनिटी विद द प्लैनेट, वननेस विद द प्लैनेट, being a family member of the planet, entire family, entire planet is our family, entire बियॉन्ड द बाउंड्रीज, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, उसके बियॉन्ड सारा कुछ हमारा एक परिवार की तरह, हम इसको कैसे समझें। ये ये हमारे लिए ये क्वेश्चन है, ये हमारे लिए लर्निंग है इस फिनोमेना से। तो ये एक बात आती है। ठीक है, अभी इस पे वापस आएंगे। तो इस पे अब हम देखते हैं कि सस्टेनेबिलिटी के एंगल से हमारी यदि अप्रोच है तो हमें हमारी अप्रोच क्या हो सकती है इसमें। तो इसमें हम ऐसे देख सकते हैं कि लाइफस्टाइल से स्टार्ट कर सकते हैं। यदि हमको प्लैनेट को सस्टेनेबल रखना है तो इसमें ज्यादातर चीजें तो हमें पता ही है कि जिन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, और बहुत चीजों का हम ध्यान रखते भी हैं। तो लाइफस्टाइल से यदि देखें तो उसमें कुछ कुछ चीजें यहाँ पे मेंशन है, सारी तो नहीं मेंशन करी है मैंने, क्योंकि हमें पता भी है बहुत सारी चीजें। एक तो ऑब्वियस है कि रिसोर्स कंजम्पशन पे हमें थोड़ा सा ध्यान करना है। रिसोर्स कंजम्पशन को हम फ्यूल और पानी और बिजली तक ही ना समझे। रिसोर्स मतलब कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी आर्टिफैक्ट, कोई भी चीज जो फिजिकल मटेरियल है, वो सब रिसोर्सेज ही हैं। तो उन सब सब उसमें उसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, और दूसरा हम परचेज का ध्यान रख सकते हैं। अननेसेसरी परचेज या पोजेशन जो एक सोसाइटी का वो बन गया है, तो उसको बिलीफ सिस्टम का पार्ट बन गया है, तो इसको हमको अवॉइड करना है। तो कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ये हम सोच सकते हैं कि खरीदना और पोजेस करना क्या ये जरूरी है, तो हमें किस चीज की ज्यादा जरूरत है उसको प्रायोरिटी पे बना के वही चीजें हम यूज करें, कंज्यूम करें। बाइंग जो है, बाइंग बिहेवियर को कंट्रोल करने की बात आती है। दूसरा कि हम डिस्पोजल भी देख सकते हैं उससे भी, क्योंकि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ज्यादा होता है। जैसे हमारा जितना भी ऑर्गेनिक डिस्पोजल है, फूड रिलेटेड जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है, वो कुछ भी लैंडफिल में नहीं जाना चाहिए। वो सारा
बायोडिग्रेड होना चाहिए। लैंडफिल बायोडिग्रेडेबल एनवायरनमेंट नहीं है, लैंडफिल में वो बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस करता है, तो हमें उसको देखना है कि उसका डिस्पोजल कैसे हो। प्लास्टिक है तो वो रीयूज हो सकता है, ग्लास है तो ग्लास की एक प्रॉपर्टी होती है कि ग्लास एंडलेसली रिसाइकल हो सकता है कितनी बार भी, तो वो है। तो बहुत जगह पर रिसाइकलिंग होती भी है, पर पर उसमें हमें ये देखना है कि क्या रिसाइकलिंग बेस्ट ऑप्शन है क्या। रिसाइकलिंग से भी तो बहुत कार्बन प्रोड्यूस होता है, रिसाइकलिंग से भी तो बहुत इश्यूज है एनवायरमेंटल। तो यदि हम चीजों को रीयूज कर सकें और कंजम्पशन या खरीदने पे थोड़ा कंट्रोल कर सकें, तो उससे बहुत फर्क पड़ जाता है। तो ये है चीज। एक और बात आती है इसमें कि हम शेयरिंग और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं क्या। एक चीज की किसी को जरूरत नहीं है तो वो दूसरा कोई यूज कर ले तो उसको खरीदने की जरूरत ना पड़े, ऐसा हो सकता है। रेंटल मॉडल हो सकते हैं, हर चीज खरीदी क्यों जाए, कई चीजें ऐसी हैं हमारे पास जो हमें साल में एक बार ही जरूरत पड़ती है, तो हम उनको उनसे देख सकते हैं कि क्या वो खरीदने की जरूरत है या साल में एक बार ही या दो बार ही उसकी जरूरत है, तो क्या कहीं से रेंट उसको ले सकते हैं ताकि उसको खरीदना ना पड़े, खरीदने से ज्यादा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है। ये सब है। डाइट की बात आती है, डाइट की बात हमने लास्ट टाइम भी करी थी कि सस्टेनेबिलिटी में डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डाइट में हम बोलते हैं कि प्लांट बेस्ड डाइट होनी चाहिए। एनिमल बेस्ड डाइट का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। जैसे अमेरिका की बात करें तो 10% कार्बन जो है अमेरिका में, वो मीट इंडस्ट्री से आता है। मीट प्रोसेसिंग, मीट को प्रोड्यूस करने में बहुत सारा अनाज लगता है, ग्रेन्स लगते हैं, या बहुत सारा लैंड की जरूरत है, ऐसे कह सकते हैं हम। उतने में बहुत लोगों को खाना हो जाता है, लेकिन यदि हम 1 किलोग्राम मीट को प्रोड्यूस करने के लिए 10 किलोग्राम ग्रेन यूज कर रहे हैं तो वो एफिशिएंट तरीका नहीं है। तो इसलिए सस्टेनेबिलिटी में, साइंटिफिक सस्टेनेबिलिटी के एंगल से हम डाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में आता है। तो वर्ल्ड ओवर ये देखा, अम, मतलब मानते हैं कि भाई प्लांट बेस्ड डाइट जो है वो वो काफी हद तक उससे हम कार्बन कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बात है। दूसरा कि ये है कि हमारे कोई एक्शंस जो भी हमारे एक्शंस हैं, हम उनको ये जाने कि हमारे एक्शंस का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है। यदि है और वो हमारे एक्शन से कोई और स्पीशीज या दूसरी साइड प्लेनेट में कहीं और फर्क पड़ रहा है, तो हमें उसको भी ध्यान रखना है। दूसरी चीज हमें ये देखनी है कि जैसे चीजें जो हम लें उनको ज्यादा से ज्यादा कैसे एफिशिएंट यूज कर सकें, लंबे से लंबा चलाएं, रिपेयर करें, मेंटेन करें, रीयूज करें, तो वो सब इसके अंदर आता है। वेस्टेज कम से कम हो, ठीक है। और तो ये हुआ। अब इसके हम अंदर चलते हैं। ये जो सर्कल है, ये सर्कल मोटा मोटा लाइफस्टाइल को डिपिक्ट कर रहा है, मोटी मोटी कुछ चीजें इसमें बताई गई। अब इसमें थोड़ा सा अंदर चलते हैं कि इसमें हमको सोशल और सिस्टमिक चेंज भी चाहिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें सोशल लेवल पे, लार्ज लेवल पे, हमारी जो बिलीफ सिस्टम बन गए हैं उनको भी हमको थोड़ा सा चेंज करना पड़ सकता है सिस्टमिक लेवल। तो वो भी इसमें आती हैं, तो उनको देखते हैं। वो इंपॉर्टेंट है कि वो कैसे हैं, ठीक है। तो एक तो बात आती है कि जो रिसोर्सेज हैं उनको हमको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। दूसरी बात आती है, मैं इधर से लेफ्ट साइड से स्टार्ट करके बता रहा हूँ। सेकंड है रीडिफाइन ग्रोथ। हमने एक हमारी जो सोसाइटी में एक प्रॉब्लम आई है बड़ी, वो ये है कि हमने ग्रोथ वर्ड को गलत डिफाइन कर लिया है। ग्रोथ वर्ड को डिफाइन करने का तरीका है कि हेल्थ, इन्वायरमेंट एंड सोशल वेलबींग, तीनों को माना जाए तो उसको हम प्रॉपर ग्रोथ कहते हैं। जबकि हमने ग्रोथ मान लिया है इकोनॉमिक ग्रोथ से या प्रॉफिट के पर्सपेक्टिव से। जैसे हम किसी बिजनेस को पूछते हैं कि ग्रोथ, तो वो अपनी ग्रोथ सेल्स के वॉल्यूम में बताते हैं, या ग्रोथ बताते हैं कि भाई टर्नओवर कितना, इस तरह से बताते हैं। या तो ग्रोथ या कंट्री की ग्रोथ देखें तो भी जीडीपी से ही देखते हैं अपन, है ना। तो वो सही नहीं है। वो सही इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें हम ग्रोथ में सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमने कितना रेवेन्यू जनरेट किया, कितना प्रोडक्शन किया, कितना सेल किया, उसको सेल किया, और कितना उससे रेवेन्यू अर्न किया। सिर्फ इतने पर ही हमने ग्रोथ की डेफिनेशन डिफाइन कर ली है। इन्वायरमेंट को छोड़ दिया, हेल्थ को छोड़ दिया, सोशल सस्टेनेबल वेलबींग, इन सबको छोड़ दिया है, और ग्रोथ की डेफिनेशन हमने बहुत लिमिटेड कर दी है कि बस प्रॉफिट इक्वल टू ग्रोथ वाला कर दिया है। तो ये जो ग्रोथ की डेफिनेशन है यही हमको चेंज करनी पड़ेगी लार्ज स्केल पे, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
दूसरी है कि हमें मॉरल वैल्यूज जो हैं उनको भी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्सपेक्टेशंस नेचर के लिए, एक दूसरे के लिए, तो उनको भी हमको थोड़ा सा रीडिफाइन करने की जरूरत आती है। तीसरी बात आती है कि हमें एक सोसाइटी में एक चीज बन गई है सोशल स्टेटस, जिसको हम सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं, सोशल स्टेटस और सोशल इमेज। हमारे सोशल सिस्टम में ऐसा बन गया है कि जिसके पास जितने प्रोडक्ट्स अक्यूमुलेट करेंगे, जो जितना रिसोर्सेज कंज्यूम करेगा, या ब्रांड जिसके पास ज्यादा होंगे, या ज्यादा मटेरियल होगा, वो उसको हम हायर सोशल स्टेटस में काउंट करने लगे। ये एक नेगेटिव सिस्टम बन गया है, तो इसको हमको उल्टा करना है। इसको उल्टा हमको ये करना है कि जो मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल है उसको हायर सोशल स्टेटस में बिठाना है। ऐसे इसको हमको उल्टा कर देना है। तो ये भी एक चैलेंज है कि सोशल स्टेटस को मटेरियल पोजेशन से नहीं जोड़ा जाए। ठीक है। इसके बाद आती है बात कि हमें और भी चीजों के लिए ओपन रहना पड़ेगा, हमें और एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि कोई काम को या कोई चीज को हम कर सकते हैं, तो उसके लिए मतलब और कोई तरीका है क्या करने का जो इन्वायरमेंटली बेटर है। तो वो भी हम चीजों को, उसके लिए हम एक्सप्लोर करें, रिसर्च करें और ओपन रहें, ओपन माइंड से चलें, तो वो जरूरी है। और और नेचर के साथ कैसे रहें, नेचर के साथ को इवॉल्व रहें। नेचर की परिस्थितियां चेंज हो रही तो उसके अकॉर्डिंग अपने एक्शंस को चेंज करते हुए नेचर को ठीक करें। इसको बोलते हैं रीजेनरेट करना नेचर को, या रीस्टोर करना। तो नेचुरल सिस्टम्स को हमको रीस्टोर करना है, तो हमें देखना है कि यदि अब हमको अलग टाइप से लाइफस्टाइल जीनी है, अलग तरह से करना है, तो उसके लिए हमारा क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं साइंस की। देखिए, हमें हमें साइंस के प्रति पर्सपेक्टिव भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। साइंस को हम साइंस बहुत पावरफुल है और साइंस यूजफुल भी है। ठीक है। साइंस का इंटेंशन ये नहीं है कि हम प्लेनेट को अनसस्टेनेबल कर दें। साइंस का इंटेंशन ये होता है कि लाइफ रिसोर्सफुल बना दें, या कन्वीनियंस जिससे भी आता है वो साइंस प्रोवाइड करता है, टेक्नोलॉजी हमको प्रोवाइड करती है। ठीक है। तो साइंस का इंटेंशन खराब नहीं है, बट साइंस के पास डायरेक्शन सही नहीं है। आज की डेट में थोड़ा सा डायरेक्शन नहीं है, साइंस शॉर्ट टर्म वाला डायरेक्शन देखता है। ठीक है। तो हमको अपना पर्सपेक्टिव साइंस के प्रति चेंज करना पड़ेगा कि साइंटिफिक डेवलपमेंट ने सारा खराब किया है, ऐसा हम ये कहना भी वैसे तो ठीक है, परंतु यह है कि साइंस को ब्लेम नहीं कर सकते, साइंस का इंटेंशन खराब नहीं था। ठीक है। बट साइंस जो है डायरेक्शन लेस है, साइंस को हमको सही दिशा देनी है, जितना भी डेवलपमेंट है उसको हमको सही दिशा देनी है, ये जरूरत है। ठीक है। यदि हम बोले कि नहीं साइंस को हटा दो, पूरा सब कुछ खत्म कर दें, जैसे हम रहते थे वैसे चले जाएं, तो वो ये वाला कॉन्सेप्ट अब काम नहीं करेगा। अब हमें अब हमें ये देखना है कि जो हमारा डेवलपमेंट है, साइंटिफिक अप्रोच है, उसी को हम कैसे सही करें, और साइंस की हेल्प लेते हुए, साइंस को सही डायरेक्शन देते हुए कैसे सब सारे सिस्टम सब कुछ ठीक करें। ठीक है। दूसरा हमें क्वेश्चन करना है हमारे खुद के जो बिलीफ्स हैं, जो हमारी मान्यता है, उन जितनी भी हमारे बिलीफ सिस्टम है उनको हमको साइंस के एंगल से उनको टेस्ट करना चाहिए कि क्या क्या उसमें से सही है, और जो जो पास होते हैं उनको हमको अडॉप्ट करना चाहिए। तो हमको ये माइंड से भी ओपन रहना चाहिए। ठीक है। फिर उसमें बात आती है कि हमें फ्लेक्सिबल भी थोड़ा रहना चाहिए। हमारे जो बिलीफ्स, यदि हमें अपने बिलीफ्स सिस्टम्स को थोड़ा बहुत चेंज करना पड़े, तो उसको भी हम करने के लिए हम तैयार रहें, यदि वो साइंटिफिक इवैल्यूएशन पे पास नहीं होते हैं तो। ठीक है। दूसरा हमको एक क्वेश्चन करना चाहिए कि साइंटिफिक डेवलपमेंट को भी क्वेश्चन करना चाहिए कि क्या जो साइंस डेवलपमेंट हो रहा है साइंटिफिक, क्या वो सही डायरेक्शन में हो रहा है क्या। सही डायरेक्शन में यानी वो मीनिंगफुल या पर्पसफुल या होलिस्टिक ग्रोथ है कि नहीं। यदि वो होलिस्टिक ग्रोथ है तो ही वो सही है, वरना वो उसको हमको उसका डायरेक्शन चेंज करना चाहिए। मीनिंगफुल और पर्पसफुल और होलिस्टिक ग्रोथ का मतलब यह है, जो ग्रोथ हमारे लिए और प्लैनेट के लिए, दोनों के लिए, इकोसिस्टम के लिए और ह्यूमंस के लिए, दोनों के लिए सही है, वो मीनिंगफुल ग्रोथ है, वो पर्पसफुल ग्रोथ है, और वो होलिस्टिक ग्रोथ है। उसके अलावा कोई ऐसी ग्रोथ है जो सिर्फ हमारे कन्वीनियंस का देखती है, तो वो ग्रोथ सही नहीं है। तो ऐसी ग्रोथ से हमको साइंस को हटाना है।
इस पूरे को वांग्मय में गुरुदेव ने बहुत अच्छे से सारा डिस्क्राइब किया है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं सस्टेनेबिलिटी और साइंस के वहीं से जो है आते हैं ज्यादातर। और उसमें जो है और भी बातें लिखी हैं कि इसमें कि हमें साइंस की एप्लीकेशन को भी क्वेश्चन करना चाहिए। साइंस जो मटेरियल की एप्लीकेशन हमें बताता है, साइंस साइंस बताता है कि मटेरियल को हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर दें कि वो हमारे यूज में आ जाए। हमको उससे आगे बढ़ के एक कदम आगे बढ़ के सोचना है कि इसको हम कैसे सिर्फ यूजफुल ना बनाएं, बल्कि गुड यूज के लिए बनाएं। गुड यूज यानी कि जो प्लैनेट के लिए भी हेल्थी हो। ठीक है, तो उस एंगल से देखें। दूसरा कि साइंस को ये करना है कि साइंस ने अभी तक लिमिट्स डिफाइन नहीं करी है। साइंस ने अपनी प्लैनेट की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग लिमिट्स डिफाइन नहीं करी हैं, डेवलपमेंट की, मटेरियल यूज की। और हमारे लिए भी वो लिमिट्स डिफाइन नहीं है। हमें लिमिट्स डिफाइन करने की बहुत जरूरत है आज की डेट में कि लेट्स से कार्बन की, कि पर पर्सन इतना ही कार्बन प्रोडक्शन अलाउड है, या इतना ही वाटर कंजम्पशन, इतना ही एनर्जी, इतना ही रिसोर्सेज, इतने प्रोडक्ट्स, इतना ये जो भी है। तो वो लिमिट्स भी हमें कहीं ना कहीं डिफाइन करनी पड़ेगी। और इसी तरह साइंस के लिए भी लिमिट, कि साइंस के लिए क्या बाउंड्रीज है, साइंस को कितनी बाउंड्रीज में साइंस को जाना अलाउड है, और कितने तक रिसोर्स को चेंज करना, ट्रांसफॉर्म करना अलाउड है, कितने तक नहीं है। तो ये बात भी देखनी पड़ेगी। फिर हमें सबसे बड़ी बात, हमें ये देखना पड़ेगा कि साइंटिफिक डेवलपमेंट जो है वो शॉर्ट टर्म तो नहीं देख रहा उसका विजन। यदि साइंटिफिक डेवलपमेंट का स्कोप शॉर्ट टर्म है, ह्यूमन कन्वीनियंस और प्रॉफिट और उतने तक ही है, तो वो सही नहीं है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होता है ह्यूमन एक्शंस का या साइंटिफिक डेवलपमेंट का, वो हमें देखना है। और यदि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट में कोई चीज पास नहीं होती तो उसको हमको रिजेक्ट करना है। तो ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। और हमको इसके अकॉर्डिंग जो नया यदि सोशो कल्चरल सिस्टम, ट्रेंड, कल्चर यदि हमको स्टैब्लिश करना है साइंटिफिक वे में, तो हमें वो भी उसको करने के लिए भी हमको तैयार रहना चाहिए। ठीक है। और हमें जो दूसरे इश्यूज हैं इस सोशल सिस्टम की हम बात करें, तो पॉवर्टी, विमेन एम्पावरमेंट, ये सब भी उसमें आते हैं, एजुकेशन, हेल्थ अवेयरनेस, जो कई चीजों में मिसिंग है। तो सोशल और सिस्टमिक एंगल से देखें तो ये सब चीजें इसमें आती है। ठीक है। अब थोड़ा सा और अंदर इसमें जाते हैं, देखते हैं कि यदि कि हम देखें कि यदि हमको ये सारा कुछ चेंज करना है, तो हम ये देखते हैं कि यदि ये सारा कुछ चेंज करना है तो इसका मतलब ये है कि हमें अपने थॉट्स को चेंज करना पड़ेगा। यदि हम थॉट्स को चेंज करेंगे तो हमारे एक्शंस ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। थॉट ट्रांसफॉर्मेशन से ही एक्शंस ड्राइव होते हैं। जो हम सोच रहे हैं वो वैसे ही हमारे एक्शंस निकलते हैं। यदि साइंटिस्ट और रिसर्चर्स जिस तरह से सोच रहे हैं तो उनका वो रिसर्च का डायरेक्शन भी वैसा ही निकलता है। ठीक है, तो वैसे है। तो इसमें फिर ये बात आती है कि इसका मतलब कि थॉट्स को चेंज करना सबसे बड़ी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आ गई है। ठीक है। तो थॉट्स को यदि चेंज करना है तो हमारे थॉट्स क्या होने चाहिए, फिर ये बात आती है कि भाई क्या यदि हम थॉट्स को चेंज करें तो किस चीजों का कैसे हो जाए हमारे थॉट्स। ठीक है, तो थॉट्स में हमारे ये चीजें आती है कि हमें इस तरह के थॉट्स होने चाहिए। ठीक है। एक तो हमारा लेफ्ट साइड से चलते हैं। एक तो हमारा माइंडसेट चेंज होना चाहिए, जो कॉम्पिटिटिव या जो रैट रेस जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हम सिस्टम में भाग दौड़ चल रही है, इसको हमको चेंज करके एक दूसरे के प्रति हेल्प और कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन, फ्रेंडलीनेस वाला जो है नेचर के प्रति, और जो हमारे फेलो ह्यूमन बींग्स हैं उन सब के लिए हमको ये वाला माइंडसेट लाना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी चीज हमें जो करनी है वो है, जो हमने पहले जो ओवरव्यू इफेक्ट देख रहे थे उसमें जो बताया उन्होंने, वही की वही बात यहाँ आ जाती है। उनका थॉट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था स्पेस में जाके। हमें वही बात यहाँ पे करनी है कि हमें प्लेनेट के साथ वननेस और यूनिटी लेके आनी है। पूरे प्लेनेट को एज अ फैमिली समझना है, तब जाके हम हमारे एक्शंस चेंज होंगे। वरना अभी ये हो रहा है कि हम जो एक्शंस ले रहे हैं उसका प्लेनेट में कहीं और इम्पैक्ट हो रहा है। क्योंकि वो कहीं और इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि हमको दिख नहीं रहा वो, तो हम हमारे एक्शंस पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो हमें ये मानना है कि नहीं, पूरा प्लेनेट ही हमारी फैमिली है,
और सब लोग भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, स्पीशीज भी। तो इस पूरे के साथ हमको सेंस ऑफ यूनिटी, सेंस ऑफ फैमिली और वननेस पूरी प्लेनेट के साथ लेके आनी पड़ेगी। ये वाली थिंकिंग जब तक डेवलप नहीं होगी तब तक थोड़ा सा एक्शंस को ड्राइव करना चैलेंजिंग रहेगा। फिर हमको ये करना है कि साइंस के साथ माइंडफुलनेस भी थोड़ा सा जोड़ना है। साइंस के साथ, साइंस कन्वीनियंस पे फोकस कर रहा है सारा, वो ठीक है, पर उसके साथ थोड़ा सा माइंडफुल रहते हुए लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट और सोसाइटल इम्पैक्ट को भी ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट की ग्रोथ को डायरेक्शन देना पड़ेगा। तो ये भी चेंज करना पड़ेगा हमारी थिंकिंग। और भी हमें अपनी थिंकिंग चेंज करनी है। वो थिंकिंग ये चेंज करनी कि हमको ये क्वेश्चन करना है, क्या साइंस इसमें हेल्प कर सकता है क्या, थॉट ट्रांसफॉर्मेशन में, या मॉरल वैल्यूज डेवलप करने में, या हम बोलते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस, या हम बोलते हैं कि एक नेचर के लिए रेस्पेक्ट हो, नेचर के लिए प्यार हो, रेस्पेक्ट हो। तो ये वाली जो भावना है, क्या साइंस इसमें हेल्प कर सकता है क्या? साइंस अभी तक इसको एक्सप्लोर नहीं कर रहा है ज्यादा। तो ये इस थॉट ट्रांसफॉर्मेशन में साइंस का क्या रोल हो सकता है, ये भी हमारे लिए एक क्वेश्चन की बात है। ठीक है। दूसरा एक और फिर आता है कि और हमारे थॉट्स में एक और बात हमें लानी है, वो ये है कि सेल्फलेस एक्शंस वो कैसे आ सकता है कि हम अपने ही बारे में या अपने जो दायरा उसके बारे में ही नहीं, अपनी फैमिली के बियॉन्ड भी सोचें, सबके लिए सोचें। सेल्फलेस, सेल्फलेस एक्शन, सेल्फलेस डीड, तो वो कैसे हो सकता है? फिर और है कि हमें हमारे थॉट प्रोसेस में ये भी होना चाहिए कि हमको थोड़ा सा सेंसिटिव बनना है। सेंसिटिव दूसरों के प्रति, दूसरों के हम इमोशंस को, दूसरों की वेलबींग को, उनकी नीड्स को, उनकी एक्सपेक्टेशंस को, उस सबको समझें। ठीक है। तो ये आता है सेंसिटिविटी, जिसको गुरुदेव ने बोला कि संवेदनशील जो है बनना बहुत आवश्यक है। तो ऐसा वांग्मय में सारा डिस्क्रिप्शन दिया है। तो ये तो ये भी इसमें बात आती है। फिर ये बताया गया है कि इसमें एक और है कि हमें जो डेवलप करनी है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करनी है, भाव संवेदना भी जिसको हम कह सकते हैं कि हमारी फीलिंग्स को डेवलप करना है, समझना है। लेकिन उसका मतलब ये भी है कि हम दूसरों की फीलिंग्स, दूसरों के इमोशंस को भी समझें और नेचर को भी समझें, नेचर के लिए भी रेस्पेक्ट हो। तो ये सारा जो है ये इमोशनल इंटेलिजेंस में, सस्टेनेबिलिटी के एंगल से देखें तो इमोशनल इंटेलिजेंस वर्ड को भी काफी उसमें यूज करते हैं। ठीक है। और जो एक और बड़ी बात आती है इसमें हमारे थॉट ट्रांसफॉर्मेशन में, वो ये हमको करनी है कि हमें ये देखना है कि हमारी हैप्पीनेस, जो हम ट्रू हैप्पीनेस किस चीज में है, संतोष, सेटिस्फैक्शन, ट्रू हैप्पीनेस किस चीज में मिल रही है हमको, इसको हमको सोचना है और उसके अकॉर्डिंग काम करना है। अभी जो रिसेंट रिसर्च हुई है साइंस में भी काफी, सस्टेनेबिलिटी में, उसमें उन्होंने ये पाया है कि उसमें ये पाया है कि हम जितना भी हम मटेरियल एक्यूमुलेशन करते हैं, मटेरियल पोजेस करते हैं, जितने भी हमारे एक्शंस हैं, ज्यादातर कन्वीनियंस, मटेरियल से रिलेटेड खरीदना वगैरह, कंजम्पशन, सारा कुछ, उसकी इंटेंशन ये है हैप्पीनेस, कि ये सारे से हमको हैप्पीनेस कैसे मिले, सेटिस्फैक्शन कैसे मिले। लेकिन उससे मिलता ही नहीं है सेटिस्फैक्शन। तो रिसर्च ये हुई कि सेटिस्फैक्शन किससे मिलता है। तो उन्होंने ये देखा कि सेटिस्फैक्शन या हैप्पीनेस जो है, ट्रू हैप्पीनेस, वो मिल रही है दूसरी चीजों से, जिसका मटेरियल से कोई लिंक नहीं है। वो मिल रही है रिलेशनशिप से, वो मिल रही है हेल्थ से, फैमिली से, सोशो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग से, सोशल इंटरैक्शन से, इन सब और भी चीजें, इन सब से हमको मिलती है एक्चुअल हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन, जो कि मटेरियल से नहीं मिलता। तो ये हमारा एक बिलीफ बन गया है, जिसको हम डिस्ट्रस्ट बोल सकते हैं, रॉन्ग बिलीफ बोल सकते हैं, डिसबिलीफ बोल सकते हैं, कि मटेरियल पोजेशन से सेटिस्फैक्शन मिलेगा या हैप्पीनेस। तो ये इसको हमको चेंज करना है। तो इतने सारे थॉट्स, इन ये वाला हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए। ये सब इतने सारे थॉट्स हमको डेवलप करना है, ये सब चेंजेस करने हैं हमें अपनी थिंकिंग में। ठीक है। तो ये आती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि सस्टेनेबिलिटी में थॉट प्रोसेस यदि चेंज होंगे, तो थॉट ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो ऑटोमेटिकली सारे एक्शंस सही होने लगेंगे। यदि हम इस सर्कल के एंगल से देखें तो अंदर से यदि हम बाहर की तरफ जाएं,
यदि थॉट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है तो सब कुछ ऑटोमेटिकली बैठने लग जाएगा। वो ऐसे कि थॉट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो रिसर्च को डायरेक्शन मिलेगा, पॉलिटिकली सही होगा, जो लोग पॉलिसी मेकिंग में हैं वो सही पॉलिसी मेकिंग बनाएंगे, जो सस्टेनेबिलिटी या इसमें मटेरियल रिसर्च में काम कर रहे हैं उनको भी सही डायरेक्शन मिलेगा, कंजम्पशन चेंज होगा, कंजम्पशन पैटर्न चेंज होगा, लाइफस्टाइल चेंज होगी। थॉट प्रोसेस चेंज होने से सारा कुछ धीरे धीरे ऑटोमेटिकली चेंज हो सकता है। तो थॉट प्रोसेस चेंज करना मतलब एक सेंट्रल इसमें फिनोमेना जो है वो बन गया है। तो अब इसमें ये बात आ गई कि थॉट प्रोसेस जो है वो चेंज करने से होगा सारा। तो अब थॉट प्रोसेस चेंज करने का साइंस को भी इसमें एक्सप्लोर करना चाहिए, लेकिन हमें पता है कि स्पिरिचुअलिटी से तो हम थॉट प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो स्पिरिचुअलिटी से तो है ही है। ठीक है, अध्यात्म हमको थॉट ट्रांसफॉर्मेशन का ही पूरा प्रोसेस बताता है। तो यदि हम अध्यात्म को साइंस के साथ लेके चलें तो अध्यात्म जो है वो थॉट को इंप्रूव करेगा, थॉट्स को हमारे रिफाइन करेगा, थॉट्स को चेंज करेगा, और वो थॉट से हमको एक मीनिंगफुल डायरेक्शन मिलेगा साइंटिफिक डेवलपमेंट में। तो यदि ये दोनों साथ में चले तो ही सही है, लेकिन यदि सिर्फ हम साइंस को लेके चले और स्पिरिचुअलिटी को छोड़ दिया तो साइंस को डायरेक्शन नहीं मिल पाएगा, थॉट्स हमारे रिफाइन नहीं हो पाएंगे और एक थॉटफुल मीनिंगफुल डायरेक्शन नहीं मिलेगा साइंस को। तो साइंस फिर जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, साइंस शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट कोई माइंडसेट लेके चलता रहेगा। ठीक है, तो स्पिरिचुअलिटी का जो है रोल यहाँ पे आता है सबसे इंपॉर्टेंट, थॉट ट्रांसफॉर्मेशन में स्पिरिचुअलिटी का रोल आता है। ठीक है, तो ये इसमें बात आती है। अब इसमें यह है कि अब इसमें हम ये देख सकते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि साइंस खराब है या साइंस से सब प्रॉब्लम आई है। साइंस साइंस भी इंपॉर्टेंट है और स्पिरिचुअलिटी भी इंपॉर्टेंट है। यदि हम स्पिरिचुअलिटी को छोड़ दें तो हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, हम अनसेटल्ड रहेंगे यदि हम सिर्फ साइंटिफिक डेवलपमेंट लेके चलेंगे तो। ठीक है, पदार्थ में मटेरियल वर्ल्ड में ही हम उसको एक्सप्लोर करते रहेंगे और हमें उससे कभी सेटिस्फैक्शन लेवल अचीव नहीं हो पाएगा। ठीक है, दूसरा कि इस प्रोसेस में हम डिस्ट्रक्ट ही करते रहेंगे प्लेनेट को, हमें सही दिशा नहीं मिल पाएगी डेवलपमेंट के लिए। और एक मीनिंगफुल जो प्रोग्रेस कहते हैं, ग्रोथ या टुवर्ड्स रियल हैप्पीनेस, ट्रू हैप्पीनेस, टुवर्ड्स रियल सेटिस्फैक्शन, वो जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन नहीं मिल पाएगा हमें। तो स्पिरिचुअलिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो लाइफ, इधर आप राइट साइड में देख सकते हैं, लाइफ विदाउट स्पिरिचुअलिटी होगी तो हमें ये कंसर्न हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह लाइफ विदाउट साइंस यदि होगी तो क्या होगा, यदि साइंस नहीं होगा या साइंस साइंटिफिक अप्रोच नहीं होगी तो हम अपने बिलीव्स को टेस्ट कैसे करेंगे। टेस्टिंग जो है, टेस्टिंग को इवैल्यूएट करने को, असेस करने को भी साइंस के अंतर्गत ही मानते हैं। तो इसलिए साइंटिफिक थिंकिंग भी जरूरत है। ठीक है, और साइंस नहीं तो हमको हेल्प करिए प्लैनेट को समझने में, अर्थ सर्विस सिस्टम्स को समझने में, मेजरमेंट्स करने में, इवैल्यूएट करने में, असेस करने में कि आज हम कहाँ हैं, कहाँ पहुंचना हमारा उद्देश्य है, कितना गैप है, कितना टाइम है, सब कुछ। तो साइंस ने हमें, साइंस बहुत चीजों में उसमें हेल्प भी करता है हमको, तो साइंस भी बहुत जरूरी है। दूसरा कि साइंस यदि नहीं होती तो हम वल्नरेबल भी हो जाते हैं, बहुत जगह पे हमारी कमजोरी आ जाती है, फिर दूसरे लोग उसका फायदा भी उठा सकते हैं। तो साइंस भी बहुत साथ साथ जरूरी है। साइंस हमको हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में बहुत जगह पे, तो वो भी है। तो लाइफ विदाउट साइंस भी नहीं हो सकती, लाइफ विदाउट स्पिरिचुअलिटी भी अब लग रहा है कि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि थॉट्स को चेंज करना जरूरी है और थॉट्स फिर स्पिरिचुअल प्रोसेस से ही, आध्यात्मिक चिंतन से ही जो है थॉट प्रोसेस फिर चेंज होने का जो है वो मार्ग है, तो वही तरीका है, तो वो भी जरूरी है। तो ये इसमें ये जो है इसमें हम इस तरह से हम देख सकते हैं कि सस्टेनेबिलिटी और साइंस और स्पिरिचुअलिटी ये सब साथ में कैसे आते हैं। तो इससे हम थोड़ा सा एक तरीका है देखने का कि इस तरह से हम देख सकते हैं कि तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तो कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है, और तीनों, और जहां जहां हमको चेंज करना है साइंस में या थिंकिंग में, लाइफस्टाइल में, तो जहां जहां हमको कुछ कुछ चेंज करना है तो क्या चेंज करना है। ठीक है, तो ये है।
तो ये है इसमें तो ये टॉपिक यहीं पे अभी इसको रोकते हैं, और इस पे कुछ चर्चा वगैरह कर सकते हैं। बाबूजी, इसमें बाबूजी की तो एक्सपर्टीज है, तो बाबूजी भी बहुत इसमें कुछ बता सकते हैं। बाबूजी ने बीच बीच में बहुत डायरेक्शन दिया था कि कहाँ कहाँ से इस पे हम देख सकते हैं मटेरियल भी। और साइंस और स्पिरिचुअलिटी जो है, सस्टेनेबिलिटी और साइंस और स्पिरिचुअलिटी को कैसे जोड़ना जरूरी है, तो बाबूजी ने इसका बहुत आइडिया दिया था। अब मैं ये जो है ये चीजें यूनिवर्सिटीज में पढ़ाता हूँ, तो मैं वहाँ स्पिरिचुअलिटी का भी थोड़ा थोड़ा बात करता हूँ। और मैं शुरू वहीं से करता हूँ, ओवरव्यू इफेक्ट से, साइंटिफिक वे में, तो लोग भी उससे समझने लगे हैं, स्टूडेंट्स भी। तो एक अवेयरनेस बढ़ रही है कि स्पिरिचुअलिटी भी जो है, या जो थॉट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है, वो वो क्यों इम्पोर्टेंट है सस्टेनेबिलिटी में। उसके बिना बात नहीं बन पाती, सिर्फ टेक्नोलॉजी से बात नहीं बन पा रही है। ठीक है, सिर्फ टेक्नोलॉजी से होता होता तो शायद सोल्यूशन निकल भी गए होते हैं। तो ये बात है। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चन या कोई पॉइंट आता हो किसी के माइंड में, तो हम वो डिस्कस कर सकते हैं। जी। अमन जी। जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अम, आपकी क्लास से निश्चित ही हम लोगों को प्रेरणा मिलती है, और ये तभी संभव है जब आपने भी अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किया है। तो बहुत कुछ सीखने का स्कोप है आपसे। तो अभी हम लोग जो है इस समय का फ़ायदा उठाएँगे कि अपने अधिक से अधिक क्वेश्चन्स हम भाई साहब के समक्ष रख सकते हैं और अपना जो है पूछ सकते हैं। तो इस संबंध में, सस्टेनेबिलिटी संबंध में कुछ क्वेश्चन्स हों, क्योंकि गुरुदेव ने, मुझे एक बात याद आती है, उन्होंने 2 किताबें जो हैं, एक परिवर्तन के महान क्षण और सतयुग की वापसी। तो उसमें उन्होंने यही मेंशन किया है कि आगे आने वाली जो शक्ति होगी, सबसे बड़ी शक्ति, जो अभी शक्तियाँ हैं, अर्थ शक्ति है, विज्ञान की शक्ति है, अभी जो है हमारे एक जैसे राजनीति की शक्ति है। तो इन सब हम्म। शक्तियों से ऊपर एक सबसे बड़ी शक्ति आने वाली है, जिसका अगले समय में उदय होगा, वो होगी संवेदना की शक्ति। जी, तो सेंसिटिव हो जाएगा व्यक्ति। तो संवेदना से बिल्कुल ही जैसे मुझे लगा कि मतलब ये चीज़ें तब तक नहीं संभव हैं जब तक हमारे जीवन में संवेदना नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही तो बात। जी, तो ऋषियों की भी यही भविष्यवाणी है, बिल्कुल अलाइन्ड है एकदम ये वाली सस्टेनेबिलिटी टॉपिक ऋषियों के थॉट से, और ये होना ही है और ये ये होना संभव ही भी है। है। जी, तो हम इसके सभी बिना लोग। इसके बिना इसके बिना हो भी नहीं सकता, क्योंकि अब हम इतने टाइम पे देख रहे हैं कि भाई कितने एफर्ट्स लग रहे हैं, लेकिन अब ये लग रहा है कि नहीं, जब तक संवेदना नहीं होगी, जब तक लोग सेंसिटिव नहीं होंगे, संवेदनशीलता नहीं आएगी, तब तक लाइफस्टाइल चेंजेस या जो एक्शन चेंजेस हैं वो नहीं होंगे, थॉट में भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये मतलब संवेदनशीलता जो है ये सेंट्रल बन गया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब लग रहा है कि यही बन गया है, जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज बन गई है। जी, और ये सबसे बड़ी शक्ति भी है, क्योंकि संवेदन व्यक्ति एक बार जब जी। होता है तब वो अपने किसी भी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हो जाता है, चाहे सुख-सुविधा हो, चाहे कुछ भी हो। अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए, पर्यावरण के लिए। अ बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत-बहुत धन्यवाद भाई साहब। ये बहुत ही आपने अच्छा, इस नॉलेजेबल इसमें जो है डेटा के साथ में बहुत बढ़िया इसको आपने प्रेज़ेंट किया। तो हम्म। अभी इसमें क्वेश्चन्स ले लेते हैं। वीरेंद्र प्रसाद यादव जी का क्वेश्चन है। बाबूजी प्रणाम, क्या ऋषियों की जीवन शैली साइंटिफिक नहीं थी? कृपया स्पष्ट करें। जी भाई साहब, कृपया बताएँ। जी, धन्यवाद। इस पे तो ये इसमें आई थिंक ये क्वेश्चन है, ऋषियों की जीवन शैली साइंटिफिक नहीं थी, कृपया हाँ, हाँ। स्पष्ट करें जी, इसको। जी। हाँ, तो इसको हम नहीं, इसको बिल्कुल उसमें साइंटिफिक ही थी। उन्होंने मुझे, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है कि उनकी जो जीवन शैली थी वो साइंटिफिक थी। उसमें इतने चीजें, इतने सिस्टम्स, इतने मटेरियल, इतने वैसे नहीं थे जो हम आज के उसमें देख रहे हैं। हमारा थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है। हमारा थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है, जो मटेरियल का हम जो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, हम जो उसका जो लाइफ साइकिल जो मटेरियल की जो हमने बना दी है, वो काफी डेविएट हो गई। तो उसको चेंज करना हमारे लिए, उसको, उससे जो है एनवायरनमेंट को ठीक करना हमारे लिए काफी चैलेंजिंग हो गया है। ऋषियों का मुझे लगता है कि काफी हद तक इतना ज्यादा मटेरियल ओरिएंटेड नहीं था। उनका जो था, जितने मटेरियल की बात करें तो मटेरियल के जो उनका यूजेज था, पहले से देखें, आज से हम 200 साल, 150 साल पहले भी देखें, तो जिसमें हम कहते हैं कि हमारी जो धरती है वो काफी सस्टेनेबल स्टेट में थी।
इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले, तो उसमें देखें कि जब यदि वो सस्टेनेबल स्टेट में थी, तब हमारे एक्शंस क्या थे। तब हम देखते हैं कि हमने इतने ज्यादा मटेरियल और टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करे थे। ठीक है, तो ज्यादातर जो नेचुरल चीजें थी, नेचुरल मटेरियल थे, उन्हीं को हम यूज कर रहे थे और उनको बहुत एफिशिएंटली यूज कर रहे थे, और उनसे हम अपनी नीड्स को भी पूरा कर रहे थे। तो वो, उसको ये नहीं कह सकते हम कि वो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल नहीं थी। 200 साल पहले भी वो सस्टेनेबल थी। अभी मतलब साइंटिफिक एंगल से देखें तो वो सस्टेनेबल थी। तो उसमें जो है, ज्यादा मटेरियल्स पे उतना चेंजेस नहीं करे गए थे, वो काफी एफिशिएंट वे में थी लाइफस्टाइल। अब जो है थोड़ी इनएफिशिएंट बन गई है, तो इस कारण से ये ज्यादा हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। और इसको हम साइंस के जो अब जो हमारे जो सिस्टम डेवलप हुए हैं, जो कॉन्सेप्ट्स डेवलप हुए हैं, ये मे बी उस समय नहीं थे 200 साल पहले। तो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी, उनकी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि नेचर के जितने नजदीक रह सके हम, नेचर के साथ रेजोनेट करके रह सकें, बस उतना बहुत है। तो वो वाले प्रिंसिपल को लेके चल रहे थे, और उसके अकॉर्डिंग वो सही थे। तो ऐसे इसको इस तरह से देख सकते हैं। जी भाई साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। जी। और जी, जी, और भी अपने क्वेश्चंस हों और इनको हैंड रेज कर सकते हैं, अपने हैंड रेज कर सकते हैं, तो हम लोग जो है इसमें क्वेश्चंस और ये, जी, हाँ जी, जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, विभा पांडे जी। जी। भैया प्रणाम। प्रणाम दीदी। पूछ रहे थे भैया, जैसे आप बताएं कि जब हम धरती को देखे, पृथ्वी को, तो वे ब्लू दिख रहा था। तो जैसे उस उन्होंने फील किया कि पृथ्वी ब्लू है, तो सच में हमें याद आया कि हम भी एक बार फील किए थे। हम हाउस वाइफ हैं, हम भी एक बार फील किए थे जब हमने अपना घर बनवा रहे थे। तो हम अपने सच बता रहे हैं, जैसे हम अपनी फीलिंग के साथ बताएं, हम माँ से बहुत प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। तो हमें लगा, जब वे पिलर जब जा रहा था, तो हमें ऐसा फील हो रहा था कि हम कितना कष्ट दे रहे हैं। ये ऐसे ही रहते तो ज्यादा अच्छा था। कितना कष्ट दे रहे हैं कि 70 फीट अंदर जा करके पूरा होल करके फिर मकान बन रहा है, कितना इस पे लोड आ रहा है। लेकिन इससे ज्यादा हम चिंतन नहीं किए, क्योंकि मुझे बहुत दुख हो रहा। तो इस पे हम्म। हमें कहना है भैया कि हम कैसे रहें कि धरती माँ का हम बहुत अच्छे से रख पाए। हम्म। इसके बारे में नहीं हमें आपने, जानना है। हाँ नहीं आपने बहुत अच्छा से इसको, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छी बात आपने जो शेयर करी है। है ना, तो बहुत ही अच्छी बात, एक्सपीरियंस आपने शेयर किया है। तो इसमें ये क्वेश्चन आता है कि क्या हम अपनी नीड्स को पूरा ही नहीं करें, या हम किधर छोड़ दें, कितना करें। तो इसमें हम साइंटिफिक या सस्टेनेबिलिटी के एंगल से बोलते हैं कि जो हमारी बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है, हम उसको डेफिनेटली पूरा करें। ठीक है, उसमें हम जितने एफिशिएंट वे में कर सकते हैं वो करें। जैसे हमें घर चाहिए, कुछ रिसोर्सेज चाहिए, तो वो करें। लेकिन यह है कि उसका मिस यूज ना हो, उसका इनएफिशिएंट यूज ना हो, मोस्ट एफिशिएंट वे में जो कर सकते हैं वो करें। तो उस एंगल से हम बोलते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए, अब हम सस्टेनेबिलिटी में फुटप्रिंट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, पर कैपिटा, हर व्यक्ति का इन्वायरमेंट पे कितना इम्पैक्ट है। तो वो सब हम कैलकुलेशन करते हैं, वो सब। तो उसमें हम आता है बात कि यदि हमारे घर घर भी जब हम बनाए, तो हम उसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट बनाए। बहुत बड़ा होगा तो ज्यादा पानी ज्यादा बिजली लगेगा, तो कॉम्पैक्ट कैसे बनाए। तो आजकल टाइनी हाउसिंग वाला कॉन्सेप्ट भी शुरू हो रहा है, एफिशिएंट टाइनी हाउसिंग, तो वो वाला जो है, तो वो देख सकते हैं। तो इसमें यह है कि अब हम अपनी नीड्स को तो पूरा करेंगे ही, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। लेकिन यह है कि कहीं वेस्टेज ना हो, कहीं एक्सेसिव यूज ना हो, बस इसका हम ध्यान रखें। तो ये मोस्ट एफिशिएंट यूज हो, ये अप्रोच रखना सही है। इसका मतलब कि जितना हमें जरूरत हो उतना ही यूज किया जाए। जी, उतना ही यूज किया जाए। और इसमें यूज में मतलब कि घर भी आ गया, सब चीजें जो आ गई ना, उनको उतना लिमिटेड ही रखा जाए। जैसे बहुत बड़े घर या पांच पांच घर, वो वो सस्टेनेबिलिटी में रेकमेंडेड नहीं बोलते हैं उसको, वो रेकमेंडेड नहीं है। जी प्रणाम जी। भैया। जी, जयशंकर मिश्रा जी। हाँ, प्रणाम भाई साहब।
प्रणाम भाई साहब। भाई साहब, एक चीज जो बात आती है इसमें, जो क्लोज इकोनॉमी वाली, जो एक दूसरे पे डिपेंड इकोनॉमी जो आती है, भैया इस समय जो सारा एटमॉस्फेयर है वो बढ़ने चीजें चल रही हैं। तो जो भैया पहले आपकी की आवाज बीच इकोनॉमी बीच में ब्रेक हो दूसरे गई पे है। आ, जयशंकर भाई साहब, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बीच बीच में। तो हाँ, कृपया एक बार दोबारा। भैया आ रही हाँ आवाज? ठीक आ रही, कृपया दोबारा हेलो। अपना क्वेश्चन एक बार रिपीट हाँ, कर एक बार दीजिए। दोबारा से आप बोल लेंगे तो समझ आ जाएगा। जी। भैया जो पहले क्लोज इकोनॉमी की बात थी, सभी लोग एक दूसरे पे डिपेंड थे, जैसे कुम्हार था, बाकी चीजें थी। मतलब हम एक स्पेसिफिक एरिया में ही सारी चीजें एक दूसरे के सहयोग से सारी चीजें पूरी करते थे। और आज जो है वो जो इंडस्ट्री का है जो सिस्टम है, तो और मतलब प्रोडक्शन बढ़ाने और उपभोग बढ़ाने में सारी चीजें आपको, इवन आपका इमोशन जो है मीडिया तय करती है। तो इसमें कैसे भैया संतुलन हम स्थापित करेंगे, दोनों में किस तरह से चीजें ये होंगी, जबकि आदमी को चेंज करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हम अपने जी परिवार में भी इस चीज को जो है इसकी सहमति बना नहीं पाते। बहुत बार चीजें लगता है कि आपको लोग सोचते हैं कि आप जी अनसाइंटिफिक हैं। जी जी भैया। जी। ये आपने जो क्वेश्चन बोला, ये बहुत ही बिल्कुल परफेक्ट स्पॉट ऑन क्वेश्चन आपने पूछा है। ये प्रॉब्लम सब जगह ही है, और इसलिए हम सस्टेनेबिलिटी इश्यू को बोलते हैं ये विकेट प्रॉब्लम है। विकेट प्रॉब्लम्स वो होती हैं जिनका एक सेट सोल्यूशन नहीं होता कि ये कर दिया तो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो उस इसलिए हम विकेट प्रॉब्लम बोलते हैं कि हमारे सोशल सिस्टम से भी लिंक्ड है। यदि हम कुछ चीजें नहीं लेंगे या कुछ तरह से नहीं रहेंगे तो हमारी सोसाइटी जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती, ऐसे भी होता है। तो जो हमारा आप बोल रहे हैं कि पहले हमारा सिस्टम था कि लोकल पे ज्यादा था, कि लोकल फूड, लोकल रिसोर्सेज, एक दूसरे के कोलैबोरेशन से लोग रहते थे, वो सब था। अब ग्लोबल सिस्टम ज्यादा हो गया है। तो ग्लोबलाइजेशन जो है, ये ग्लोबलाइजेशन जो है इसको हम सस्टेनेबल नहीं मानते बिल्कुल भी। ये मोस्ट अनसस्टेनेबल प्रैक्टिस है। इसलिए क्योंकि क्योंकि इसमें जो है रिसोर्सेज एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट, खाना पीना सामान ट्रांसपोर्ट होता है, तो उससे बहुत इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट आता है। तो सस्टेनेबिलिटी में जो मेन कॉन्सेप्ट आता है, प्रिंसिपल, वो ये आता है कि बाय लोकल। लोकल चीजें हम खरीदें, लोकल कंज्यूम करें, और लोकल एरिया के हिसाब से, मतलब खाना पीना व्यवस्था उसी तरह से रखी जाए। तो ये इसके अकॉर्डिंग जी आइडियली हमें ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यदि हम ऐसे रखते हैं तो हमारा जो सोशल सिस्टम है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। वो सोचता है कि हम अनसाइंटिफिक हैं, हम जो है वो डेवलप्ड नहीं है, ऐसे ऐसे कुछ चीजें, या सोशल जी स्टेटस, जी सोशल भैया। इमेज पे फर्क पड़ने लगता है। तो इसमें अब ये बात आती है कि हमको अपना सोशल सिस्टम, ये जो कल्चर बन गया है ना, ये कल्चर को भी तो इस कल्चर को चेंज करना जरूरी है। इसको हम बोलते हैं कि यदि कोई आदमी सस्टेनेबल रहना भी चाहे तो भी नहीं रह पा रहा। तो ये इसको हम मेंटल ब्लॉक बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी में, कि आदमी रहना भी चाह रहा, उसका इंटेंशन है, तो वो उस बॉक्स के बाहर नहीं चाह रहा, क्योंकि उसका सोशल सिस्टम उसको अलाउ नहीं करता। तो हमारे जी लिए भैया। भी एक चैलेंज है कि इसको हम कैसे चेंज करें। तो सब धीरे धीरे थॉट ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो शायद हो भी जाएगा सबके थ्रू। नई कल्चर बन जाए, नया सिस्टम बन जाए। तो ये है चैलेंज। ठीक। थैंक यू। जी एंथनी जी, जी कृपया अपना क्वेश्चन पूछें। जी एंथनी भाई साहब, अपना अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। अब मैं जी सुनाई दे रहा प्रणाम हूँ? वैसे। जी जी जी। हाँ। वैसा। भैया जी प्रणाम, अमन जी प्रणाम, जी भाई साहब प्रणाम। बाबू बाबूजी प्रणाम, बाबूजी। आ, भैया जी बाबूजी। मेरे, हाँ जी बाबूजी प्रणाम, बाबूजी। भैया जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि आप जब इस बारे में हम चर्चा कर रहे थे, आप जब हम एक्सप्लेन कर रहे थे कि मेटेरियल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड को, मैं मेरे जो समझ आया कि आप सेपरेटली आप उसको देख रहे थे, उसको एक्सप्लेन कर रहे थे। तो मेरे लिए, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि हजारों साल पहले जब वेदास और वेदांता जिस समय में हम जिस लेवल में थे, उस वक्त स्पिरिचुअलिटी हमारा बहुत हाइट्स में थी और साइंस भी बहुत हाइट्स में थी।
हम साइंस में ऐसे ऐसे उसमें हमारे मतलब जो आविष्कार हुए और जो हमने किए, उसमें स्पिरिचुअल भी बहुत हाइट्स में थी। और हम्म। स्पिरिचुअलिटी को अगर हम जैसे बाबूजी एक्सप्लेन करते हैं तो मैं सुनता रहता हूँ बाबूजी को बहुत गैस तो उनका जो एक्सप्लेनेशन सुनता हूँ और उन्होंने गुरुजी का जो एक्सप्लेनेशन बताते हैं, तो हमारे समझ में ये आता है कि हम दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम्म। वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम्म। स्पिरिचुअलिटी में हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो मेटेरियल को भी हम ठीक से नहीं समझ पाएंगे। और मेटेरियल को समझने के लिए हमें स्पिरिचुअल में आगे मतलब जाना जरूरी है, तभी हम मेटेरियल को हम सक्सेसफुली समझ पाएंगे और उसको जी। एक्वायर कर पाएंगे और ये कर पाएंगे। तो हम्म। इसलिए हम हजारों साल पहले हम एडवांस इसलिए थे ताकि वो जो स्पिरिचुअलिटी में हम बहुत एडवांस थे। अब वो स्पिरिचुअलिटी हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमारे मेटेरियल वर्ल्ड में भी हमारे सारे जो अनसेटिस्फेक्शन है कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, क्योंकि हम स्पिरिचुअलिटी को समझ नहीं पाए तो मेटेरियल को समझ नहीं पा रहे। क्योंकि मेटेरियल का हम्म। जो अगर हम पदार्थ का जो अगर हम एडवांस लेवल में चले जाए तो उसमें पदार्थ पदार्थ नहीं रहता है, फिर वो एनर्जी लेवल में पहुंच जाती है। जी। जी। स्पिरिचुअलिटी एनर्जी लेवल से ही बात करती है। तो स्पिरिचुअलिटी को हम ऐसे नहीं सोचे कि ये भगवान भगवान तत्व और जो हमारे जो रिचुअल्स है उस पे एंगल से ना सोच के अगर हम सोचते हैं कि ये जो अगर एडवांस साइंस है और उस समझ पाए अगर उसको, तो मुझे लगता है कि ये एक ही सिक्के का दो पहलू है। ये ऐसा नहीं है कि हम सेपरेट सोच रहे कि ये मटेरियल है ये स्पिरिचुअल है, दोनों एक साथ नहीं हम्म। चलता ये दोनों। मुझे नहीं लगता ऐसा। आपका इसमें क्या थोड़ा ये करे, हम्म। बाबूजी भी थोड़ा सा इसमें कुछ ये करे तो। जी। जी, आपने बहुत बहुत अच्छा पॉइंट, आपने बहुत ही अच्छा पर्सपेक्टिव दिया, बहुत ही मतलब इन डेप्थ मैं इस पे सोच रहा हूँ। और मुझे लगता है बाबूजी बहुत अच्छा इस पे बता पाएंगे। तो बाबूजी आप बताएं तो थोड़ा, या आपको आप ज्यादा बता पाएंगे इस पे, मुझे तो इतना आइडिया नहीं है वैसे। आवाज नहीं आ रही है बाबूजी, ऐसा लग रहा है। बाब आवाज नहीं आ रही है। बाबूजी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। जी बाबूजी आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद कुछ, मुझे लगता है कुछ माइक में कुछ कुछ इशू है। बाबूजी को कंट्रोल नहीं है उससे, या जी। शायद एक्सेस नहीं। ये तो अभी मुझे लगता है उनके लोकल उसमें कुछ सिस्टम की प्रॉब्लम है कुछ माइक में। यहाँ से तो बाबूजी अनम्यूट है। जी एक बार ये ट्राई कर सकते हैं ईयरफोन। हेलो हेलो हेलो। जी। जी बाबूजी अब अब आवाज आ आ रही, रही अब आ थैंक रही। यू। और सभी लोगों को बहुत बहुत आभार धन्यवाद जो भी क्लास में हैं, और ढेर सारा प्यार। देखिए जो विषय पर आते हैं सीधे देखिए सत्यकाम शर्मा जी इतना बढ़िया से पहले हांगकांग में ये साइंटिस्ट थे, वो कर रहे थे। लेकिन उस समय जब हम पहली बार मिले इनसे तो इनको उपनिषद पढ़ने को बताया कि ऋषि बनना है साइंटिस्ट तो इंडियन ऋषि बने, ताकि वैज्ञानिक अध्यात्म को साथ लेकर चल सकें, केवल विज्ञान विज्ञान नहीं। तो परम पूज्य गुरुदेव इसलिए ये धरती पर आए है, हर युग को जोड़ने के लिए। उन्होंने एक साहित्य लिखा है, भविष्य का धर्म वैज्ञानिक धर्म। तो उस विज्ञान में और हम लोग के विज्ञान में अंतर है। जैसे यहाँ पर बार बार आने लगे कि साइंस प्लस स्पिरिचुअलिटी, साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी क्यों नहीं। हम साइंस को, साइंस के हेडिंग हम रखें सारा, और साइंस को ही दो पार्ट कर दें, फिजिकल और सोल साइंस। क्योंकि इसको परा विज्ञान कहा जाता है। जब मन के साथ विज्ञान जुड़ सकता है तो आत्मा के साथ ही विज्ञान जिसने जुड़ा है। तो हम निचली कक्षा के विज्ञान क्यों पढ़ते रहे। तो जिन दिनों भारत जगत गुरु था, वो ब्रेन के डार्क एरिया वाले में भी प्रवेश कर गए थे वो सब। जब इन दिनों हम लोग केवल 13% का ब्रेन का फ्रंटल लोब का लाभ ले रहे हैं।
लेकिन वे लोग पैराइटल लोब्स के भीतर वाला जो एरियाज है उधर में जा करके खोज करके लाभ ले आते थे। इसलिए उन लोग आत्मिकी साइंस के द्वारा पदार्थ के वे सारे काम कर डालते थे जो आज वैज्ञानिकों के लिए दुर्लभ है। अग्निवर्ण चला दो अर्जुन, राम ब्रह्मास्त्र चला दो, अग्नि से द्रौपदी पैदा कर दो, ये सामान्य का साइंस नहीं है। ये इसलिए आइंस्टाइन ने बोला था कि जो हम लोग का जो पार्टिकल फिजिक्स है इससे हम सोल साइंस में नहीं जा सकते, तो हमें उसके सूक्ष्म विज्ञान को समझना पड़ेगा। लेकिन अगले दिनों ऐसी स्थिति आएगी कि प्रयोगशाला के प्रखंडली में भी साबित किया जा सकता है, यानी भावनाओं का विज्ञान आदमी इस्तेमाल कर सकता है। अब इसमें हम आते हैं, सीधी सी बात है, तो जहां तक सस्टेनेबिलिटी के सवाल है, वो जो गुरुदेव ने देखा कि हम जो वैज्ञानिक शोधों से ये आज पता चला कि ओशियन में ये हो ना रहा है, दिक्कत आ रही है हमारे एक तरफा खोजों से धरती पर, तो जो दिक्कतें आ रही है तो उससे आखिर हैंडल कहाँ से होगा? तो पाया कि आखिर तो सारे के सारे आदमी मनुष्य ही कर रहा है। तो हम कितना हो बढ़िया बातें समझा दें, लेकिन वो लोग जानेंगे कि भाई साहब तो अच्छा बोलते हैं, सही बात बोल रहे हैं कि धरती पर सस्टेनेबिलिटी चाहिए, लेकिन वो इसलिए नहीं मान रहे हैं कि उनको सब कॉन्शियस माइंड के भीतर में वो जो व्यवहारिक जीवन में आदतें जो घुस गई है पिछले, वो आदतें इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। यानी अपने पर्सनालिटी को, जो कॉस्मिक वाली जो बात कही कि कॉस्मस बॉडी में गया था तो उन्होंने पृथ्वी को ऐसा देखा, तो या रत्नाकर डाकू जब कॉस्मिक बॉडी में गया तब चेंज कर दिया अपने लाइफ स्टाइल को। तो उस वाले वो मशीन हर आदमी के भीतर में है जिसको अंतःकरण कहा जाता है। तो उसको ही हम यदि ठीक कर दें पर्सनालिटी का, तो हर व्यक्ति साइंटिस्ट बनेगा, क्योंकि आत्मा मरती नहीं है। कभी ऋषियों के समय भी हम लोग रहे होंगे, तो बीच में उस सब्जेक्ट को पढ़ना छोड़ दिया, वेद को केवल हम लोग मंत्रों तक उलझ के रह जाए, लेकिन वैदिक साइंस में गहराई में वो अर्थ नहीं लगा पाए जो गुरुदेव देना चाहते हैं कि जो आत्मा शब्द है अल्फा पार्टिकल्स है। जो मित्र कहा जाता है वो तो मित्र है, मित्र देवता, वो सिर्फ यह है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आकाश में दौड़ रहे हैं, ये सब वो चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो उन शब्दावलियों को आज के वैज्ञानिक परिवेश में हम लोग समझेंगे तो भीतर के, इसको तंत्र विज्ञान कहते हैं। जगत गुरु बना था इसलिए दोनों को साथ था। गायत्री महामंत्र में दोनों है, 12 अक्षर है वैज्ञानिक, 12 है आध्यात्मिक। तो जिन दिनों भारत जगत गुरु था उन दिनों गायत्री महामंत्र ही सूत्र और सिद्धांत। तो अब देखिए, तो सस्टेनेबिलिटी में आपने जो 3 पिलर बनाया, तो आज के वैज्ञानिकों की पहुंच 3 पिलर से आगे नहीं बढ़ रही है। तो चौथे पिलर की तरफ पूज्य गुरुदेव ने हाईलाइट किया और सबसे अधिक उसको महत्व दिया है, वह है ह्यूमन सस्टेनेबिलिटी। ह्यूमन सस्टेनेबिलिटी, तो उसमें बात रखी है, तो उन्होंने सब सूत्री कार्यक्रमों में रखा, तो 3 उसके लिए रखा कि साधना, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो साधना वाली जो बात बन रही है कि हम आत्मिक चेंज करें, भावनाओं में उछाल लावें और माइंड को रिफाइंड कर लें ताकि उसकी बातों को करने लगें, तो खुद ही आदमी न्यूनतम में निर्वाह करने लगेगा और उससे बढ़िया आनंदमय रह सकता है। अच्छा, मान लें कि आनंद लिए, तो वस्तुओं से आनंद आ गया, ठीक है, अपने ढंग से विज्ञान आनंद ले रहा है, मजा ले रहा है, चाहे कैसीनो जाए या चाहे जैसे जाए, जो भी सुविधा ले, लेकिन वो शांति नहीं पा रहा है। तो बात आई कि वो शांति जब जब भागिंग कर रहा था, मिल रहा था इधर में बाहर में, तो ब्रेन में से एक न्यूरो ह्यूमरल सेक्रेशंस निकल रहा था, ऑक्सीटोसिन जैसे कुछ पदार्थ निकल रहे थे। तो उसको इन्हीं परिस्थितियों से निकाला जाए या कोई और भी तरीका है? तो ऋषियों ने पा लिया कि जो पीस एंड ब्लिस है वो माइंड के भीतर में एक खास टेक्निक साधना से निकाल सकता है आदमी। और जब लास्ट गोल वही है, तो फिर ढेर सारे पसारे के आधार पर हम उसको पा करके न कर न्यूनतम पसारे का भी लाभ, जिसे आपने कहा कि लिमिट होना चाहिए, इस लिमिट को तय करेगा कॉस्मिक बॉडी जो भीतर का अपना है। तो इस तरीके से उन्होंने इस पर अधिक दिया है कि इसको ध्यान दे। अब देखिए, उन्होंने तो चारों को जो साथ लेकर चलता है उसको वैज्ञानिक अध्यात्म कहते हैं, जो अगले दिनों रहने वाला है। तो हर कोई साइंटिस्ट होगा यहाँ पर अगले दिनों, और हर कोई स्पिरिचुअलिटी होगा। इसमें आधार पर लिया है, जैसे उन्होंने चारों लिया। ह्यूमन सस्टेनेबिलिटी में 3 को अधिक महत्व दिया है उन्होंने। पहला कि साधना, सेल्फ, आत्म सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा, इसको रखा। दूसरा कि हेल्थ को रखा, स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य का केवल जो हम लोग का है, जो पैथियां चलती है मेडिकल का और भी तरीके का, या और भी तरीका है, उन्होंने इस सूर्य चिकित्सा, प्राणायाम चिकित्सा और भीतर मेडिटेशन वगैरह 19 टूल्स दिए इसके लिए भीतर में, सोहम साधना वगैरह इस सब के भीतर के लिए उन्होंने दिया कि ये है, ये गुड हेल्थ रखेगा, लाइफ टाइम
अगले जन्म में भी रोग नहीं होगा। हमारे पास भी बहुत सारे रोग थे सत्यकाम जी, लेकिन हमने ये बाहर के चीजों का हेल्प नहीं लिया, वो तो और खोखला कर दिया था। 100% अपने भीतर प्रवेश कर गए। तो अब 40 वर्षों से इधर कोई रोग ढूंढ रहे हैं, रोग ही नहीं मिल रहा है हमको। तो लग रहा है ना कि कुछ और भी हमको अनौपचारिक सिस्टम्स हैं जिस पर हमें साइंस पर या पूरे यूएस को, क्या पूरे वर्ल्ड को इस पर सचेत किया है पूज्य गुरुदेव ने, को भीतर भरा पड़ा है। तो इस साइंस पर ध्यान देना है। तो इससे स्वास्थ्य के साथ में, साधना के साथ में स्वास्थ्य भी रखा, आत्मा के साथ में, क्योंकि फिजिकल बॉडी में हम दोनों हैं। फिजिकल बॉडी हो गया हम लोग का पदार्थ विज्ञान, और सोल साइंस हो गया, आत्मा भी उसमें है, तो स्पिरिचुअलिटी भी साथ में जुड़ा हुआ है। तो हम चूंकि वैज्ञानिक अध्यात्म से हमारी बॉडी ही बनी है, तो हम एक एक क्यों लेकर भागे एक तरफा? इसका मतलब है कि न्यूरो ह्यूमरल सिक्रीशंस नहीं निकलेगा, या फिर साइकोसोमैटिक डिजीजेज होंगे। एक और भी बात है, तीसरा रखा तो उन्होंने शिक्षा। तो बाहर की शिक्षा है पेट भरो, एक और भी शिक्षा होती है अपने, जिसको संजीवनी विद्या कहा इन्होंने। तो इस शिक्षा को हर व्यक्ति को, किसानों को भी बताया जाना चाहिए कि आपको अपने ही बारे में नहीं मालूम है कि हमने क्या खा लिया तो क्यों हमारा कब्ज हो गया, या हमको कैसे रहना चाहिए नेचुरल। सुबह में जगना चाहिए या जग रहा है 10 बजे। विद्यार्थी भी जो पढ़ाकू हैं आज के, देखा जा रहा है कि रात रात भर पढ़ रहे हैं, आंख फूल फूल जा रही है, और हेल्थ को बिल्कुल ही उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो सूर्य जो नेचर से लुटा रहा था, सोना चांदी वगैरह, और ये अल्फा वायलेट आ रहे थे, अल्ट्रा वायलेट आ रहे थे, जो चांदी निकालता है, या गोल्डन रे जा रहा था, सोना देता है। उस समय तो हम चुप गए थे, सो रहे थे, घड़ा औंधा था, तो कैसे जाकर शरीर में लाभ देगा। तो ये सारी बातों को उन्होंने लिया है इन्होंने, कि ये सारी शिक्षाओं को भी जरूरत पड़ रही है इन्होंने। तो स्वास्थ्य, शिक्षा और ये जो साधना है, इन्होंने रखा ह्यूमन सस्टेनेबिलिटी में। और देखिए एक रखा है कि सोशल, जिसे आपने कहा, तो सोशल सस्टेनेबिलिटी की बात जो आपने रखी है पिलर में, पूज्य गुरुदेव ने पूरा इज्जत दिया है कि सोशल एक्टिविटी में कल्चरल डिके हो रहा है तेजी से। मूर्तियों के नाम पर करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहे हैं, और जाकर के उसका विसर्जन में कितना ये हो रहा है। तो उसके साइंस को नहीं समझा जा रहा है, रावण पुतले जलाए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ये भी चल, लेकिन न्यूनतम में उसको अपने भीतर में तो देखना है कि रामत्व के पक्ष में है कि रावणत्व के पक्ष में। तो उन्होंने इस सारी फिलोसफियों को लेकर पर्व त्योहारों, या फिर जाके मृतक भोज है, दहेज प्रथा है, कुरीति उन्मूलन है, सद्वृत्ति संवर्धन है, इस सबको सोशल को ठीक करने में लगाया है कि इस पर अधिक ध्यान देना पड़ेगा हमें। उसी में जाकर के समानता वाली जो बात आती है कि नर नारी एक समान, उन्हें सूत्रों में सब जाकर दिया है बात को। तो सस्टेनेबिलिटी के लिए सोशल सस्टेनेबिलिटी को उतना ही महत्व दिया है कि केवल हम ह्यूमन सस्टेनेबिलिटी में न रहें। वैज्ञानिक अध्यात्म का मतलब है कि प्लस सोशल सस्टेनेबिलिटी, एक और ये प्लस जो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी है। इसलिए स्वावलंबन शब्द जोड़ा कि हर व्यक्ति को हाथ में काम चाहिए। घर में कमाने वाला एक और टिंग पोंछ करने वाला 10 है, फुटानी छाटने वाले। बच्चे भी स्टूडेंट लाइफ से ही उपार्जन करना शुरू करें, तो हर हाथ में काम हो। तो अब देखें कि हम क्या अपने के लिए उपयोगी बनावे, वैसा करें। कोई भी बेकार बैठ के ना खाए, और गार्जियन लोग भी उतना ही कमा दें, बच्चों को 25 वर्ष तक पढ़ावें, 25 वर्ष बाद 1वां दिन उसका अपना होना चाहिए। नहीं तो हरामखोर बनाने का भी पाप चढ़ता है कि अपने 1000 पीढ़ियों के लिए कमा करके लाद कर चले जाएं। तो ये स्वावलंबन पर बहुत जोर दिया उन्होंने का। एक और भी बात दिया है, एक लास्ट वाला में उन्होंने एक रखी है बात पर्यावरण का। पर्यावरण संतुलन उन्होंने अपने अभियान में रखा, जिसको इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी अब बोल रहे हैं। तो पूरा विश्व तीनों पर तो काम कर रहा है, लेकिन सेल्फ मैनेजमेंट पर काम नहीं कर रहा ना, दिक्कत में है। तो ये सबसे बड़ी बात है, शानदार थे, और इसके लिए गुरुदेव के साहित्य भरे पड़े हैं। तो हम सभी को लेकर के चलते हैं कंबाइंड करके, तो वो अगला युग वही होगा। बस, धन्यवाद। प्रश्नोत्तरी देखते हैं कुछ क्या प्रश्न आए हुए हैं। जी, इसमें नितिन भैया का प्रश्न है। भैया प्रणाम। भैया, क्या आज के समय में किसी इंडस्ट्री का ऐसे एग्जाम्पल मिल सकता है जो ह्यूमन, एनवायरनमेंट, सोसाइटी सभी के लिए लाभदायक हो? जी भाई साहब। जी, तो नहीं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, हम क्लास में पढ़ाते भी हैं कि जब बताते हैं कि बिजनेस कैसे हो, बिजनेस का क्या तरीका होना चाहिए, है ना, तो ऐसी कुछ कंपनीज निकल के आती हैं
जो बॉर्न ही सस्टेनेबिलिटी के अराउंड हुई, जिन्होंने बोला कि हम सस्टेनेबिलिटी को लेके ही चलेंगे शुरू से, जो चीज एनवायरनमेंट के लिए सही है, हेल्थ के लिए सही है, सोशल एंगल सही है, उसी को लेके चला जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं। तो कई कंपनीज हैं जो अलग अलग फील्ड में हैं, तो वो इसको लेके चलती हैं। तो ऐसे हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे। हाँ, जैसे सत्यकाम जी। अमेरिका हाँ में भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो हैं, और इंडिया में भी हैं, बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, बहुत सारे हैं। जी, जी बाबू जी। सत्यकाम जी, इसमें हाँ, इसमें एक और भी बात जुड़ी थी कि व्यवसाय पर पूज्य गुरुदेव ने एक बात कही है कि एक ऐसा भी व्यवसाय है जिस पर इन दिनों लोग उधर कम महत्व दे रहे हैं, और उसमें पूरी भी किसी भी तरह का पोल्यूशन नहीं है उसमें आकर के, वह है गव्य। जो हम्म। गव्य उत्पादन है, गव्य औषधि है, गोपालन वगैरह है ये इसमें करने का। तो इसके जी। लिए देखिए, उसके लिए चारा आप लाएंगे तो इन्वायरमेंटल को भी आप ठीक रखेंगे, और हम्म। खाद वगैरह से जो अब बंजर भूमि होती जा रही थी उसके आते अब ट्रैक्टर से हो रहा है, तो ट्रैक्टर गोबर थोड़े देगा। हम्म। तो ये जो गव्य है उसमें प्राण रक्षक दवाइयां बन जाती है मृत्यु वाली। तो जो जो जी। देशी गायों का भारत में था, इसी के आधार पर कृष्ण ने भी क्रांति करी थी। तो इसके तरफ ध्यान नहीं जा रहा। थोड़ा सा इसमें रह करके तो इतना इसमें प्रोडक्शन है, इतना अधिक उपार्जन है काम, कि केवल गोमूत्र और जो गब बनते हैं गोबर, उतना उत्पादन देते, इतना इकोनॉमिक दे देंगे जितना कि मिल्क नहीं दे पाएगा जी, न मीट दे पाएगा। हम्म। जी, सही बात है। आखिर हम सारा कुछ आखिर हेल्थ के लिए ही तो कर रहे थे। हम्म। और इसकी तुलना कहा है वेद ने कि किसी से गोस्तु मात्रा न विद्यते। तो उसमें जब जहां पर सुविधा हो, जो किसान लोग हैं उस एरियाज में चल सकता है। हम गए थे आपके यहाँ वहाँ बोस्टन एरिया में कहीं, तो गौशालाओं को देखा था कि वहां पर किस तरह से के रख रखाव कैसे बन रही है। तो उसमें मोस्टली हमने देखा था ये सबके जो विदेशी नस्ल की गायें थी, देसी वाली थी, लेकिन उसको प्रिजर्व करके हो सकता है कि मेडिसिनल के लिए उपयोग किया जा रहा हो, तो उसके रख रखाव मेंटेनेंस के लिए विभिन्न कल्चर्स में घूमते चल रहे थे। तो ये बात थी कि एक व्यवसाय है इसे। तो और भी तरह के व्यवसाय हमें देखना पड़ेगा जो कि इको इन्वायरमेंटल हो, सोशियो इकोनॉमिक भी हो, और साथ ही हम्म। साथ अपने खुद का आत्म विकास भी इसमें जुड़ा हो। जी। जी, बिल्कुल सही बात। ऐसी कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो वेस्ट, जो मटेरियल है वेस्टेड, जिसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट या लैंडफिल वेस्ट, उसको यूज करके नए आर्टिफैक्ट्स या प्रोडक्ट्स बनाती हैं। ऐसे भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ऐसी भी बहुत कंपनीज हैं। तो ये भी सही अप्रोच मानी जाएगी। जी, एक और ठीक है क्वेश्चन है भाई। भाई साहब से, पुरुषोत्तम मोड जी का। भाई साहब, क्या विज्ञान के ज्यादा अन्वेषण से मानव को अंतर्मुखी होने में बाधा नहीं है? विज्ञान से भटकन बढ़ी है? बाबूजी, आप कुछ बताना चाहेंगे इस पे? कैसे क्या है, फिर से पढ़िए तो। हाँ, इसमें ये कहा गया है, क्या विज्ञान के ज्यादा अन्वेषण से मानव को अंतर्मुखी होने में बाधा नहीं है? विज्ञान से हाँ, भटकन बढ़ी है? नहीं, जिस विज्ञान से जो आत्मा की तरफ जाना है, वो जाने, वो भी तो विज्ञान है, परा साइंस कहलाता है। तो विज्ञान तो ध्यान से भी ऊंचा होता है विज्ञान में कुछ, यानी सारे पदार्थ जगत से ऊपर वाला होता है परा विज्ञान। तो परा, इसका मतलब होता है कि हमने एकांगी विज्ञान पढ़ी है। विज्ञान आधा पढ़े आधा भाग गए, छोड़ दिया बीच में पढ़ाई, ऐसा कहिए। पहले विज्ञान को अंतिम क्लास तक लोग पढ़ते थे, सोल साइंस, ब्रह्म विज्ञान, देखिए तो। और विद्याम च अविद्याम च, वेद का आदेश है, और जो वेद का आदेश नहीं मानता उसको नास्तिक कहा जाता है। नास्तिको वेद निंदक। और वेद का आदेश है कि पदार्थ विज्ञान अध्यात्म विज्ञान दोनों में तो विज्ञान शब्द जुड़ा है, विज्ञान को साथ लेकर के चलो। तो वन वे प्रसंगा हुआ होगा तो बैलेंस अनबैलेंस गाड़ी होगी, पंचर, एक चक्का पंचर है, एक पंचर है, तो डैमेज हो रही है गाड़ियां। तो अब धीरे धीरे होश आ रहा है, सबको होश आ रहा है। अभी एक भाई साहब बोल रहे थे मित्र कि सर गंगाराम हॉस्पिटल में कोई गए, काफी पैसा खर्च करके, वहां का कॉस्ट भी बहुत अधिक है। तो डॉक्टर ने बता दिया हेल्थ के लिए कि आप भस्त्रिका प्राणायाम कीजिए और ये प्राणायाम करिए। तो यहाँ कितना पैसा लगा, हम इसलिए आए थे यहाँ पर ये बताने के लिए, हम घर पर सांस कैसे लेते। तो ऑप्शन भी तो नहीं है। जब ढेर सारा आपने खा पी रहे थे, तब जब किडनी डैमेज हो रहा है तब होश में आ रहा है, डॉक्टर मना कर रहा है कि डायबिटीज हो गया, वो खाइए, खाइए खूब जा करके चीनी वाली मिठाइयाँ और वेराइटीज बनाकर। तो लाइफ स्टाइल प्रकृति भी लथाड़ेगी यदि हम नहीं होश में आए तब।
ऑप्शन भी नहीं है। तो इसलिए कि बैलेंस लाइफ हम जिए और इक्वालिटी ऑफ प्रॉस्पेरिटी इज कॉल्ड योगा। बस दोनों को बैलेंस बनाकर चलने को ही समत्व योग कहते हैं। बुद्ध के समय से चल रहा है सम्यक दृष्टि सम्यक खान पान। कृष्ण भी कहा है युक्ताहार विहारस्य। अब हम लोग व्रत भी कर रहे थे, बिल्कुल आहार छोड़ देते हैं। देख रहे हैं ना, अब मरीज है व्रत करना बंद कर दिया कि ना हमसे फास्टिंग नहीं रह जाता। तो युक्ताहार तुम दवाई खाते हुए कर, तुम देवता क्यों छोड़ दिया जी? इसमें मरीजी के चलते वही ठीक करता है। तो औषधि लेते रहा, फल खाकर पता नहीं किसने कान में कस के फूंक दिया है कि बिना पानी का व्रत नहीं किया जा रहा। अब पता नहीं कभी द्वापर में किसी ने फूंका होगा। आज तक हम बहिर घूम रहे हैं यहाँ पर। और शिव जी ने कहा कि आज के हर युग में उस युग वाला साधना करने का राइट ही नहीं है। गायत्री महापुरुष ने लिखा है कलयुग में पृथ्वी तत्व प्रधान रहता है, इसलिए हर एक फास्टिंग में जल को लेना है आपको उसके भीतर में। तो पटांग हो रही है करने क्रम में। तो हम ऐसा नहीं है कि केवल अध्यात्म भी पकड़े, तो प्योर साइंटिफिक अध्यात्म पकड़ना होगा। लेथेरु पूजा पाठ की पद्धति नहीं, इसमें ढेर सारी मनोकामनाओं वाला करने का, इसे साइंटिफिक अध्यात्म बस। अब देखिए गायत्री महामंत्र में 3 ही चरण थे, आज भी 3 ही चरण है। लेकिन विश्वामित्र ने यजुर्वेद के 36वें के तीसरे मंत्र में उसमें एक चौथा भी चरण जोड़ा, भूर्भुवस्व। इसका मतलब होता है कि जब अनबैलेंस हो तो तुरीय अवस्था को भी जोड़ा कि हम तुरीय अवस्था भी चले, केवल 3 ही फेज को पूरी बाउंड्री को समेट करना रखे, हृदय को और विराट करे। इनफाइनाइट होता है यूनिवर्स। और प्रगति, जितने ऊपर जाएंगे तो पीस एंड ब्लिस मिलता जाएगा। तो ये ठीक है। और हमें विज्ञान से घटा। हेलो जी बाबूजी की बाबूजी आपकी आवाज फिर चली गई है इसमें, मुझे लगता है इशू फिर हो गया दोबारा। ठीक है, तो इसमें हाँ जी बाबूजी आपकी आवाज। हाँ हेलो हाँ आ गई बाबूजी जी। हेलो। जी जी बाबूजी सुन पा रहे हैं। हाँ, तो विज्ञान को हम लोग हल्का न माने, उनके कहें कि आप केवल मैट्रिक तक पढ़ाई मत करिए, थोड़ा और आगे बढ़िए, पैरा साइंस में चलिए। उससे ऊपर भी होता है ना, ब्रह्म विज्ञान, आत्मविज्ञान, तत्व विज्ञान। किन तत्वों का माइंड कहाँ से बनता है, कैसे बनता है। जब मन आ गए तो आकाश की उत्पत्ति कहाँ से हो गई, ये हवाओं की उत्पत्ति कहाँ से हो गई, पार्टिकल कहाँ से आ गए। तो हम केवल इसी का उपयोग करते न रह जाएं, आइंस्टीन से आगे वाले फॉर्मूलाज को देखें कि उसके ऊपर क्या है, क्वांटा से ऊपर क्या है, ये भी तो हमें खोजना है। तो ये भारतीय ऋषियों ने खोजा था। तो समग्रता को लेकर के चलते थे। तो केवल एकांगी निचही वाले विज्ञान में फंस के रह गए, थोड़ी ऊपरी कक्षा में नहीं गए, तो पिछला व्यवहार छूटते लगता है, खुद ही चेंज कर जाएगा। पढ़ा लिखा आदमी थोड़े, कोई पढ़ लिख गया थोड़े बच्चों की तरह ऊँगठा चूसते चलेगा कि हम गोद वाले बच्चे। व्यवहार बदलते जाता है जैसे उसका माइंड और कॉस्मिक बॉडी रिफाइंड होते जाएगा। कॉजल बॉडी है भीतर, और भी सारी परतें हैं बॉडी के भीतर। तो हमारा विज्ञान बहुत उपयोगी है, थोड़ी सी और ऊंची छलांग लगानी है बस, और वो पैरा साइंस में पहुंचने की जरूरत है। ठीक है, समय हो गया। और पुनः पुनः बार बार सत्यकाम जी को धन्यवाद, और एंथोनी जी को, जितने भी आज प्रश्न पूछे, और सभी लोग जो ध्यान से सुने, कक्षा का लाभ लिए। ठीक है, अब कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जी, शांति जी पाठ भाई करें साहब, अमन जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने अपने व्यस्त समय में से जो है समय निकाल कर हम सभी लोगों को ये अद्भुत ये ज्ञान दिया। तो आ, और आशा है कि फ्यूचर में भी जो है हम लोगों को इसी तरीके से सस्टेनेबिलिटी का आपका जो है मार्गदर्शन मिलता रहेगा, गाइडेंस मिलता है जी। तो जी आइए प्रणाम। पाठ करते हैं जी। ओम शांति शांति शांति। जी समाप्त। सभी को प्रणाम। जी।